स्टार्ट हो चुका है क्या? मैसेज मिला भेजे होगा, दीजिए। देखिए। ओके सर, ठीक है। अच्छा चलो सर, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कंपनी लॉ का क्लास है सर, लास्ट वीक नहीं हो पाया था, लास्ट वीक नहीं हुआ था, मैं नेटिव से रिटर्न आ रहा था, ठीक है। अच्छा, तो कंपनी लॉ में हम लोग ऑलरेडी एक टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। पहले हम लोग बेसिक कंप्लीट किया, और बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ के बाद हम लोग रिसेंटली स्टार्ट किए थे सर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, है ना सर। ऐसे बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ बहुत वाइटल है, सुनने में बेसिक है बट तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर, है ना। तो जिन लोगों का बेसिक्स अभी लाइव नहीं हो पाएगा, जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो उनको मैं बेसिक अभी एक बार शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार प्लीज बैकअप सारा देख लेना। और प्रोस्पेक्टस का आज मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड या थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है। तो इससे पहले मैंने प्रोस्पेक्टस के बारे में जो कुछ 2 लेक्चर शेयर किए, मतलब ऑलरेडी कंप्लीट किया, वो भी मैं सबसे शेयर कर लूंगा। जिन लोगों का मिस है या फिर जिसको रिवाइज करना है, ठीक है। मैं सोनी को स्पेशली बोल रहा हूँ, सोनी एक बार मुझे याद दिलाना। मैं जो जो टॉपिक का रिसेंट कंप्लीट हुआ है ना, मैं उसको शेयर कर लूंगा, एक बार जरूर बैकअप देख लेना और फिर बाद में डाउट ले लेना, ठीक है सर। बाकी सबको बोल रहा हूँ जिसको रिवाइज करना है, जिसका बाई चांस क्लास मिस है, सभी के लिए, ठीक है। तो नहीं समझ में आया बात? ज्योति, रोशनी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दादा। गुड इवनिंग सर। तो बेसिकली इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर हम लोग एक्चुअली क्या, मतलब क्या नॉलेज ले रहे थे, मतलब इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ में। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इतना वाइटल क्यों है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है सर? प्रोस्पेक्टस इशू करके कंपनी मार्केट से क्या करते हैं सर? कैपिटल रेज करता है। मैं इसके बारे में प्रीवियस जो 2 लेक्चर हैं उस पर काफी डिटेल्स में बोला। जिन लोगों का फर्स्ट 2 लेक्चर प्रोस्पेक्टस का ऑलरेडी हो चुका है, लाइव क्लास कर चुके हो या रिकॉर्डेड बैकअप भी देख चुके हो, उनको काफी डिटेल्स में नॉलेज मिल चुका हो। जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं सर, आज का क्लास समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में एक बार बैकअप लेके बेसिक्स ऑफ प्रोस्पेक्टस का एक बार इंट्रोडक्शन और जो डिस्कशंस हुआ है, एक बार जरूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, कनेक्शन थोड़ा सा कनेक्शन टूट जाएगा। कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, प्रोस्पेक्टस क्या है, ठीक है। सर प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या होता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था, मतलब इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस पे मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया था। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये कंपनी लॉ के अंदर बहुत वाइटल एक कॉन्सेप्ट होता है सर। मतलब कंपनी क्या करता है, कंपनी ये क्या शेयर करता है? मार्केट असर है। हाँ वेरी गुड सर, शेयर मार्केट में लिस्टेड होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है सेबी के थ्रू से, और लिस्टेड होने के बाद वो कंपनी मार्केट से कैपिटल रेज करता है, ठीक है। तो कैपिटल रेज जब करता है मतलब मार्केट से पैसा उठाते हैं, और मार्केट से पैसा उठाने का जो प्रोसेस है उसके लिए कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है ना। उसके लिए कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, एंड प्रॉस्पेक्टस इशू के साथ साथ सिक्योरिटीज अलॉटमेंट भी होता है। क्या होता है सर? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। और इसके बारे में कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 23 से लेके 42 के अंदर डिटेल्स में डिस्कशन किया गया। अब क्वेश्चन इज दैट, क्या सारा का सारा स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इशू करता है? अगर कोई प्राइवेट कंपनी होगा तो उसके लिए सर उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा, बट वो भी कर सकता है। दोनों का जो तरीका है वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में बताया था, एक बार रिवाइज करा देता हूँ सर। बीच में दुर्गा पूजा गया, छुट्टी था, आई अंडरस्टैंड, शायद थोड़ा थोड़ा दिमाग से बाहर चला गया। कनेक्टेड हो जाओगे सर, कोई बात नहीं सर। बात सिर्फ किताबी नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ बुकिश थिंग, इट्स अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के नजरिए से अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको ये शेयर मार्केट से पैसा रेज करने का काफी सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था आपको। तो वापस एक बार याद दिलाऊंगे आपको? वापस याद दिला देंगे, नो नो इशू सर। पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझना, और फिर जाके प्रोविजंस पढ़ना। देखो, इंस्टीट्यूट, चाहे सीए इंस्टीट्यूट हो, सीएमए हो, सीएस हो, सभी कोई इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के ऊपर ऐसे कंपनी लॉ में सबको पढ़ना पड़ता है। कंपनी लॉ का जो एरिया है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते कंपनी सेक्रेटरी को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ में मतलब प्रैक्टिस करते हैं, उनका मेन एरिया है, ठीक है। सो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 23 से लेके 42 के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू करना और रिलेटेड मैटर में बात करना,
सेक्शन 23, 26, 29, 31, 32, 25, 28, 27 एंड 40 में बात किया। सिक्योरिटी अलॉटमेंट के बारे में सेक्शन 39 पे बात किया। अगर कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाए, मतलब सारा इशू प्रोसेस में अगर कुछ धोखाधड़ी हो जाए, पब्लिक से अगर गलत बोल के झूठ बोल के पैसा लिया जाए तो पेनल्टी लग जाएगा। जो ऑफिसर गलती करेगा, जो कंपनी गलती करेगा, उनसे पेनल्टी लगाया जाएगा सर। कंपनी लॉ में लॉ है ना, लॉ क्या करता है? लॉ किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी भी पर्टिकुलर मैटर को स्मूथ रन करने का काम करता है। लॉ का क्या जरूरत है हमारे समाज में, सोसाइटी में? लॉ का क्या जरूरत है सर? लॉ का जरूरत है जब समाज प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था, मतलब आज जैसे हम लोग जो मॉडर्न इंडिया देख रहे हैं, इस इंडिया का कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन अगर 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, इवन इंडिया का हिस्ट्री 10,000 ईयर्स पुराना है, मतलब वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है सर इंडिया। अगर आप भारत का इतिहास देखोगे, वेदों के जमाने में चले जाओ तो वेद में क्या लिखा हुआ था? नियम, ठीक है, समाज में चलने का नियम, समाज के बारे में, ठीक है, नियम लिखा हुआ था। तो नियम को लोग फॉलो करता था, ठीक है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशंस पे भी चले जाते हो, ठीक है, तो आप जितना पुराने समय में चले जाओगे भारत के इतिहास में, और नॉट जस्ट इंडिया का इतिहास, दुनिया की किसी भी कंट्री का इतिहास उठा के देख लो, नियम इज बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे वो देश चलाने का नियम हो, चाहे वो कंपनी चलाने का नियम, ठीक है। तो नियम क्या क्यों जरूरत है? नियम बेसिकली हर एक अच्छाई, मतलब हर एक चीज को अच्छा करना, स्मूथली रन कराना, और जरूरत पड़ने से जो वीक है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जो वीक है उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमेशा जो पावरफुल होते हैं ना, वो एडवांटेज ले लेता है, और ये देखा जाता है। तो पावरफुल जो कोई भी जिस सिचुएशन पे भी वो पावरफुल है, पावरफुल अपना पावर का डिसएडवांटेज ना ले, ठीक है। पावरफुल जो भी है, जैसे मानो कंपनी जब मार्केट से, कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करता है, तो कंपनी या कंपनी में जो ऑफिसर्स है वो डोमिनेंट पोजीशंस पे होते हैं। जो शेयर होल्डर बनना चाहता है कंपनी के, वो डोमिनेंट में नहीं होता। इसको वीक नहीं कहना चाहिए, बट से फॉर एग्जांपल कि आप किसी कंपनी पे भरोसा करके उसको पैसा देते हो, लेकिन वो अपने बिजनेस के बारे में आपको गलत बताता है, ठीक है, और आप उसमें मिसगाइड हो जाते हो। तो जब मिसगाइड हो जाओगे तो क्या होगा आपका पैसे का, है ना? तो सर, ये, हाँ बोलो सर, बोलो। अभी अभी ये मिस गाइड का एक मतलब बहुत ही वेल रेप्यूटेटेड कंपनी का न्यूज आया है, क्या नाम है कंपनी का? बाइजू। हाँ, बाइजू। बाइजू का क्या हुआ है? उसका ऑडिट रिपोर्ट में बहुत बड़ा सर प्रॉब्लम आया सर। बहुत, हाँ सर, मतलब 4,500 करोड़ का मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन है सर वैल्यूएशंस में, यस। बाइजू का हालत बहुत खराब है। 2,500 एम्प्लॉय को फायर किया है सर रिसेंटली। 2,500 एम्प्लॉय को फायर किया है। और ऑडिट रिपोर्ट में एडवर्स, आज ही मैं सुबह फाउंडेशन लेवल में उन लोगों को बता रहा था ऐसे ही स्टोरी के हिसाब से, और मैं शायद दूसरे किसी क्लास में, टैक्स की क्लास में बाइजूस के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, किसी और क्लास में। बाइजूस का सिचुएशन सीरियसली, मतलब एडवांस रिपोर्ट मिला है ऑडिट में, पता है आप लोगों को? ऑडिट में जितना रिपोर्ट क्रिएट कर सकता है नॉर्मली ऑडिटर, एडवर्स रिपोर्ट दे सकता है खराब में। खराब में और एक रिपोर्ट होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वो तो खतरनाक होता है। और क्वालिफाइड देते हैं, और मतलब क्लियर रिपोर्ट देते हैं। क्लियर मतलब सब कुछ স্যার ठीक ठाक অ্যাডভান্স है। মানে তো স্যার एडवर्स অ্যাডভান্স मतलब রিপোর্ট মানে हाँ যে बोल। পরে नेक्स्ट ইয়ারেতে এই ইয়ারে পেমেন্ট মানে দেখিয়ে দিচ্ছে এরকম কিছু एडवांस ব্যাপার एडवांस नहीं, एडवांस नहीं, इट्स एडवर्स। ও एडवर्स, অ্যাডভান্স एडवर्स, एडवर्स मतलब ऑपोजिट, मतलब अब ऐसे सोचो कि मतलब कंपनी को जो करना चाहिए था वो प्रॉपरली वो किया ही नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारा चीजें गलत किया, अकाउंट्स मेंटेन में गलत किया, सेल परचेज में गलत किया, मतलब जो सेल किया, जो परचेज किया, ठीक है, तो जो एसेट लाइबिलिटी शो किया, उसमें काफी गड़बड़ है, काफी गड़बड़ है, ठीक है। तो तो उस केस, मेन तो ना, मैंने जो पढ़ा था रिपोर्ट, उस पे ये लोग रेवेन्यू में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन किया है। रेवेन्यू में मैनिपुलेशन किया। मैंने अभी रिपोर्ट नहीं पढ़ा सर, मैं इतना बस जानता हूँ। मैं आज एक्चुअली रिसेंटली मैं भी देख रहा था, टाइम नहीं मिला, आपने बोला अच्छा किया, मैं बाद में देख लूंगा इसको डिटेल्स में। ऐसे तो ये प्राइवेट कंपनी है, अभी भी स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड नहीं हुआ है, लेकिन प्राइवेटली भी इसने काफी पैसा मार्केट से उठाया सर, है ना? उस जो मार्केट से प्राइवेटली पैसा उठाने को क्या बोलते हैं सर? प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42। समझ में आ रहा है सर? हाँ, सेक्शन 42 के हिसाब से इसको बोलते हैं सर, ठीक है। चलो आपने बात उठाया तो मैं बाइजूस को एक बार दिखा देता हूँ।
बायजूस को बायजूस एडवर्स रिपोर्ट। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से 250 मिलियन रेज करने के बारे में बात किया रिसेंटली, और 500 मिलियन रेज करने के बारे में बात किया, बट ऑडिटर एडवर्स रिपोर्ट दिया है रिसेंटली और इसको ले ऑफ भी करना पड़ा। काफी फंडिंग मिला है, ऐसे काफी इनोवेटिव बिजनेस मॉडल बनाया था बायजूस ने। अभी भी अच्छा कंपनी है सर, लेकिन अभी पूरा रिपोर्ट देखना पड़ेगा। बट ये जो रिपोर्ट है ये अनऑडिटेड है, आप देख सकते हो सर, अनऑडिटेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है, 10,000 करोड़ का रेवेन्यू बता रहा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। अब इसको लेके मैं, जब आप लोग भी रीड करो, रिसर्च करो, ठीक है, आप लोग काफी एडवांस हो गए आजकल, ठीक है, मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है इसका, ठीक है, कि क्या हुआ सर। फंडिंग ड्रॉट आ गया, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी फोकस में है, 2,500 एम्प्लॉय को ले ऑफ किया है, अनाउंसमेंट किया है, 4,500 करोड़ का लॉस में गया है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, मैं धीरे धीरे बात करूंगा सर, बट पॉइंट इज दैट कि चाहे आपका कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, चाहे आपका कंपनी प्राइवेट लेवल में ऑपरेट करता हो, ठीक है, किसी भी लेवल में आपको मार्केट से फंड रेज करने का मौका मिलता है, ठीक है, चाहे प्राइवेट लेवल में होने से उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं, और पब्लिक लेवल में करने से उसको पब्लिक या आईपीओ बोलते हैं सर, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे रिसेंट लेवल में काफी सारा कंपनी के बारे में मैं आपके साथ बात करता हूँ, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर वो क्या होता है, जो कंपनी ऑलरेडी प्राइवेट लेवल में है वो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है और अपने आप को एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बना देता है, ठीक है, जिसमें वो क्या करता है, पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस करने का स्टार्ट कर देता है। उससे पहले वो सिर्फ प्राइवेट लेवल में ऑपरेट कर रहा था। प्राइवेट लेवल में नॉर्मली क्या होता है कि आपके बिजनेस में जब कोई कंपनी प्राइवेट लेवल में चलता है, उसके बिजनेस में 2 से लेके कितना मेंबर होना चाहिए सर प्राइवेट बिजनेस में, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। 200। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसका केस में क्या होता है कि मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकता है। मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबरशिप ले सकता है कौन, पब्लिक कंपनी। अब जैसे ही कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा, जैसे कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा, वो कंपनी पब्लिक से शेयर पैसा लेके बिजनेस कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कंपनी एक्चुअली प्रोस्पेक्टस इशू करता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे ठीक जैसे आप लोग सीए में एडमिशन करने के पहले, सीएस में एडमिशन करने से पहले, या सीएमए में एडमिशन करने से पहले, या कॉलेज में एडमिशन करने से पहले आप लोग प्रोस्पेक्टस इशू लेते हो ना इंस्टीट्यूट का। प्रोस्पेक्टस इशू लेके आप क्या करते हो, देखते हो कि सीए का पढ़ाई क्या है, सीएस का पढ़ाई कैसा है, उसमें क्या स्टेजेस है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो प्रोस्पेक्टस देख के आपको फिर विचार आता है कि अच्छा मार्केट में सीए करने के बाद अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, अच्छा प्रैक्टिसिंग अपॉर्चुनिटी है, सीएमए करने के बाद अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, प्रैक्टिसिंग अपॉर्चुनिटी है, पार्लियामेंट एक्ट भी है ना। तो सिमिलरली कंपनी सेक्रेटरी के केस में भी आप लोग सिमिलर नेचर में एनालिसिस करते हो। तो क्या देखते हो, प्रोस्पेक्टस देखते हो नॉर्मली, या फिर किसी के कहने पे करते हो, वो अलग बात। बट जो कोई भी स्टार्टिंग में करता है, इंस्टीट्यूट आपसे प्रोस्पेक्टस का चार्ज भी लेता है, ठीक है, 200 टका 500 टका समथिंग लाइक दैट एक चार्जेस होता है, वो चार्जेस भी इंस्टीट्यूट आपसे ले लेता है। आजकल ऑनलाइन में भी, पहले हम लोगों के जमाने में तो फिजिकल उठाना पड़ता था, बट आजकल ऑनलाइन में लेता है, फिर भी इंस्टीट्यूट चार्ज लेता है, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट सर। सिमिलरली जब कोई किसी कंपनी में पैसा डालता है, इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे मानो रिसेंटली कुछ कंपनी लिस्टेड हुआ है ना, तो जब कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुआ है, जैसे रिसेंटली कुछ कंपनी लिस्टेड हुआ, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, ये ऑलरेडी लिस्टेड, ओ अच्छा कल डेट था, बताया था किसी को क्या इसका इशू क्या हुआ, मतलब लिस्टेशन क्या हुआ, मतलब प्रीमियम में हुआ कि पार में हुआ। 5%, 5% प्रीमियम पे। 5% प्रीमियम में, मतलब जैसे हम लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ सर, हाँ 5-6% ऐसा ही सोचा था ना ज्योति क्लास में, यस। ऐसा ही सोचा था, जैसा सोचा था वैसा ही, चलो अच्छा है। तो मैंने अभी देखा नहीं सर, थोड़ा बिजी रह गया, देख नहीं पाया। लेकिन ये कंपनी रिसेंटली 10 अक्टूबर को इसका प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था, ठीक है, 10 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक इसका आईपीओ प्रोसेस चला, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टस कहाँ मिलता है सर, सेबी के साइड में मिलता है, देखोगे प्रोस्पेक्टस इसका। सर ये क्या करता है, मैं इसका प्रोस्पेक्टस का आपको थोड़ा सा झलक दिखला जाए, मतलब झलक दिखलाता हूँ कि कंपनी क्या है, क्या करता है।
ठीक है। अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हो ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी का प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड करना, ठीक है। सर ये साइट, ये जीरोधा से गया मैंने, जीरोधा इज अ वेरी फेमस स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, बट मैं आपको सेबी के साइड में लेके चला गया, ठीक है। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है। फ्लिपकार्ट जिसने बनाया था, जिसने फ्लिपकार्ट बनाया था, याद है आपको फ्लिपकार्ट किसने बनाया था? आज फ्लिपकार्ट का शेयर होल्डिंग किसके पास है, कौन बताएगा? वॉलमार्ट। हाँ वॉलमार्ट, थैंक यू सर। आज के डेट में फ्लिपकार्ट का मैक्सिमम शेयर होल्डिंग वॉलमार्ट के हाथ में है ना सर, 72 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। बाकी और भी काफी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो फ्लिपकार्ट को होल्ड करके रखा है। वही जो फ्लिपकार्ट को बनाया था उन्हीं ने, उसी फ्रेंड्स ने मिलके इसको बैक किया सर, ये ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक डेटाबेस कंपनी है सर। क्या कंपनी है? डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनी, मतलब इनके पास डेटा होता है और इनका डेटा वर्ल्ड का बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, आजकल क्या है ना, आजकल बिजनेस लेवल अलग हो चुका है, डेटा बहुत बिकता है, बहुत डेटा बिकता है। और डेटा के ऊपर बेस करके इनका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं ये क्या बता रहा हूँ आपको। हम लोग क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं सर कंपनी लॉ में? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोस्पेक्टस, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्रोस्पेक्टस क्या है ना। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, मैं अगर याद दिला रहा हूँ, ऐसे तो मैंने इंट्रो में पढ़ाया था, लेकिन क्योंकि बीच में दुर्गा पूजा चला गया तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि आप लोग थोड़ा बहुत भूल गए, मैं थोड़ा याद दिला रहा हूँ और एक नया टॉपिक भी यूज कर रहा हूँ, नया एक कंपनी भी यूज कर रहा हूँ। ये कंपनी रिसेंटली लिस्टेड कंप्लीट किया, मैंने इसके ऊपर स्टॉक मार्केट क्लास में बात किया ऐसे, बट हाँ लीगल वे में बात नहीं किया सर। लीगल वे मतलब कंपनी लॉ के हिसाब से। स्टॉक मार्केट में बिजनेस एनालिसिस होता है, स्टॉक मार्केट में बस ऐसा बात होता है कि क्या ये कंपनी अच्छा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। बट अगर आप अपना लीगल दिमाग भी लगाओगे तो भी बहुत अच्छा है ना, तो वो भी आपको यूज करना चाहिए। तो जब आप लोग लीगल दिमाग लगाओगे, मतलब लॉ का लॉ लॉ रिलेटेड मैटर को देखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है सर, इट्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। देखो सर यहाँ पर क्या लिखा है, सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। याद रखिएगा सर, ये सब बात बार बार बोलता हूँ, रोज दिखाता हूँ, रोज बोलता हूँ, बोलते बोलते थक जाता हूँ, आप लोग भी सुनते सुनते थक जाते हैं, है ना। मतलब ऐसे, मतलब ऐसे जैसे मेरा रोज का बात हो गया, एक ही चीज बोलते बोलते थका देता हूँ। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, DRHP भी बोलते हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, बेसिकली ये ड्राफ्ट किया गया, ठीक है। अब इसको स्कैन कर लोगे ना, इसका डिजिटल कॉपी आपके मोबाइल में आ जाएगा। ये देखो QR कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड, QR का फुल फॉर्म क्या है सर? क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। ये QR कोड दिया है, आप इसको यहाँ से भी अगर आप करोगे तो आपके मोबाइल में अभी आप ओपन कर लोगे। सर यहाँ पर क्या मिलता है सर? कंपनी का डिटेल्स मिलता है, कंपनी क्या है, कितना शेयर लेके आ रहा है, और इसको ड्राफ्ट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है सर। का जो ड्राफ्टिंग करता है वो कंपनी सेक्रेटरी करता है, जिसको कॉम्प्लायंस ऑफिसर भी कहा जाता है। तो फिर CA में क्या करता है सर? वो कंपनी का जो पूरा रिपोर्ट है वो बनाता है, मतलब जो फाइनेंशियल एरिया है ना, वो CA के हाथ में होता है। चार्टर्ड का तो ये सब काम में मोनोपोली है ही। आजकल CA में भी बहुत अच्छा कर रहा है सर, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब दे आर बेसिकली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। और कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल प्ले होता है कि ड्राफ्टिंग करना, इसका पूरा सेटअप करना, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा ये कंपनी का कितना है, देखो कितना ऑफर फॉर सेल है, ये देखो इतना शेयर ऑफर फॉर सेल के लिए आ रहा है। अब देखो अभी मैं जब आपको इंस्टीट्यूट के मतलब हिसाब से जो टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तब आप देखोगे ये सब टॉपिक आपको अंदर नजर आएगा, ऑफर फॉर सेल, ठीक है, प्रोस्पेक्टस, DRHP, कितना तरह का प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है। अब क्या है ना, बुकिश बात तो समझ में तभी आएगा ना, किताब में लिखा हुआ बात समझ में तभी अच्छा आता है जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में फील कर सकते। अदरवाइज हर चीज दिमाग में लोड बढ़ा देता है, ठीक है। ऐसा लगता है हर एक चीज मगाप करना पड़ेगा। अब कितना मगाप करोगे, कितना रटोगे सर? रटते रटते दिमाग खराब हो जाएगा, इतना रट नहीं पाओगे। समझ के रटना है तो याद रख पाओगे सर। तो इतना नंबर ऑफ शेयर ऑफर फॉर सेल के लिए आया। ऑफर फॉर सेल मतलब जो ऑलरेडी कंपनी में शेयर होल्ड करके रखा है वो शेयर बेच के निकलना चाहता है। तो क्या इनका इच्छा पूरा हुआ? हुआ सर। कंपनी मार्केट में प्रीमियम में लिस्टेड हुआ सर, 5% प्रीमियम, बहुत ज्यादा नहीं, 5% प्रीमियम। और ऐसा ही हम लोग क्लास में बोले थे, स्टॉक मार्केट क्लास में, है ना, कि ज्यादा नहीं, 5-7-10% के बीच में लिस्टेड हो सकता है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि क्या दाम पे लिस्टेड हुआ है, एक बार गूगल कर लेते हैं।
लिस्टेशन किस दाम पे हुआ है, गूगल में मिल जाएगा मुझे डेटा। अरे एग्जैक्टली वही हुआ है अब 96। ज्योति देखो, जो जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास में होते हैं, 96 मेरा ऐसा ही आइडिया था कि 90 के आसपास लिस्टेड होगा। 85 से 90 मेरा सोच था, वही हुआ। चलो अच्छा है, जब जब प्रेडिक्शन मैच करता है तो बड़ा एक्साइटमेंट आता है। तो प्रेडिक्शन मैच कर गया सर, कल लिस्टेड हुआ है सर, ठीक है, मैंने तो देखा ही नहीं। अच्छा, तो बेसिकली कहने का मतलब ऐसा है कि 75 से 80 इसका इशू प्राइस था। मतलब जो कोई भी इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर लेना चाहा, वो 80 के दाम पे, 80 के प्राइस में 185 करके मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब आपको अगर ये शेयर लेना था, जो लोगों ने भी दिया, ठीक है, मैंने नहीं लिया इस बार सर, ठीक है, लेकिन उसके पहले वाला जो शेयर था वो सब लिया, ठीक है। तो 185 करके 80 शेयर कितना होता है, काउंट कर लो, करीब 14,000 समथिंग कुछ होगा। मिनिमम 1 लॉट के लिए आपको इतना देना पड़ता है। तो और ये देना मतलब क्या, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, और अगर आपको कंपनी अलॉट करता है तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट, ठीक है। तो शेयर इशू करेगा फिर अलॉटमेंट करेगा, तभी तो चैप्टर का नाम क्या है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बात समझे सर। तो जो कोई भी इस कंपनी का शेयर में, कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, तो प्राइस बैंड लगा है सर 75 से 80, इसको प्राइस बैंड कहते हैं स्टॉक मार्केट लैंग्वेज में। 75 से 80, अब क्या होता है, अब लोग बीट करेगा, तो ज्यादातर लोग जो मैक्सिमम है उसी में बीट करते हैं। तो 80 करके 185 का जितना होता है, इतना में एक लॉट, 1 लॉट। अगर आप ज्यादा लेना चाहते हो तो मैक्सिमम नॉर्मली 2 लाख तक एक एक बंदा कर सकता है, लेकिन सेबी सबको अलॉट नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं करता कि सभी को अलॉटमेंट कर देगा, और ऐसा भी नहीं कि एक को सारा दे देगा, ऐसा भी नहीं करता। सेबी कोशिश करता है कि जो कोई भी अप्लाई करता है शेयर के लिए, सभी को थोड़ा 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 करके मिले, एटलीस्ट एक लॉट सबको मिले, ये कोशिश करता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में जिस शेयर के बारे में काफी क्रेज होता है ना, वैसा केसेस में शेयर का दाम बहुत हाई हो जाता है, और कंपनी का शेयर मिलना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट में, एक साथ सारा बात कर लेता हूँ तो आप लोग भी पागल हो जाओगे। तो जस्ट इतना समझो कि प्रॉस्पेक्टस के अंदर ये सब लिखा है, इसका एक समरी डेटा ही है कि इसके अंदर आपको कंपनी क्या करता है, ग्लोबल मार्केट में इसका क्या काम है, ठीक है। ऐसे देखो, ये बेसिकली वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सब में काम करता है। तो बिजनेस का जो मॉडल है, काफी पॉपुलर मॉडल है, मतलब वैल्यूएशन है इसका, मतलब इस तरह का बिजनेस फ्यूचर में बहुत ब्राइट है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, ये सब फ्यूचर है ना दुनिया का, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट, ये सब में बेसिकली ये डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है। और कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एज वेल एज कंपनी, सॉरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, जो अकाउंट्स का काम करते हैं, जो फाइनेंस का काम करते हैं, वो ये रिपोर्ट बिल्ड करते हैं। तो ये बस आपको मैं समरी दिखाया। अब अगर रियल प्रोस्पेक्टस देखोगे, जो मैंने आपके सामने ओपन करके रखा था, ठीक है, इसमें कौन प्रोमोटर है, उसके पास कितना शेयर होल्डिंग है, सारा दिया हुआ है सर। ये देखो, आपको बोला ना, फ्लिपकार्ट का जो दो भाई, बिनी एंड सचिन, ठीक है, इनका भी है। मैं सुना था रतन टाटा का भी है, मैं सुना था, देख पा रहे हैं आप गिरीश, मैं सुना था कि रतन टाटा का, बट यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, बेसिकली यहाँ पर बाकी लोगों का नाम भी है, किसके पास कितना शेयर होल्डिंग है वो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें नीचे देखो, कुछ कंपनीज का नाम दिया हुआ है। ये लोग कौन है जानते हो, ये बुक रनिंग लीड मैनेजर, ये भी लॉ का पार्ट है, आप लोग आगे आगे जानोगे। बुक रनिंग लीड मैनेजर, ठीक है, मतलब BRLM बोलते हैं इसको। मतलब ये पूरा इशू को, तो मार्केट से इनका पैसा जितना जरूरी है उसको रेज करके देने का काम करता है, ठीक है, करने का काम करेगा। एक ही यहाँ पर ज्यादा इशू, बड़ा अमाउंट नहीं था। जब बड़ा अमाउंट होता है ना, तो एक से नहीं होता है, तब कम से कम 4-5 होता है, उसको मार्जिन बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग बोलते हैं, अंडर राइटर्स भी कहा जाता है। जब बड़ा कंपनी होता है, जब इशू साइज बड़ा होता है, जैसे इसको कितना चाहिए था, इसको कितना अमाउंट सेल करना है, चलो देख लेते हैं सर। ज्यादा नहीं, देखो 310 करोड़ का अमाउंट है, पब्लिक से 310 करोड़ रेज करना है, ठीक है। और उसने अपने बिजनेस के बारे में बताया, ठीक है, और अगर पब्लिक को सही लगा तो इन्वेस्ट किया। और इन्वेस्ट किया सर, 310 करोड़ इसका आ गया मार्केट से। कैसे पता चला, कंपनी मार्केट में प्रीमियम में लिस्ट हुआ है सर, ठीक है, 96 में लिस्टेड हुआ है, उसके बाद 100 तक गया था, तब 98 तक ऑलमोस्ट गया था, उसके बाद थोड़ा सेल हुआ, मतलब जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक किया वो सेल किया ना, इसलिए थोड़ा डाउन गया है। मतलब ये कल से आज का रिपोर्ट है, एक ही दिन तो हुआ है सर,
एक ही दिन तो हुआ है। तो स्टार्टिंग में ये अप हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा डाउन में गया। ये एक दिन का रिपोर्ट है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, ये सब जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारा खेल के पीछे का जो लीगल प्रोसेस है, वही लीगल प्रोसेस प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटीज में कहा गया है। जैसे आपको मैं और एक चीज दिखाता हूँ। सर बात तो खत्म ही नहीं हो रहा है, सर क्या करें बोलो। ये सब डे टू डे लाइफ का मैटर है। जो लोग स्टॉक मार्केट का स्पेशल वे में पढ़ते हो, मतलब CA CMA के साथ साथ स्टॉक मार्केट भी पढ़ते हो, वो लोग ये सब चीज डे टू डे लाइफ में बड़ा हैंडल कर देता है। क्यों? बड़ा बड़ा सिंपल बात है, स्टॉक मार्केट क्लास में भी डिस्कशन होता है और उन्हें भी कंपनी के बारे में खबर मिलता है। और हम लोग ऐसे ही बात करते हैं IPO करके। और IPO का मतलब ये कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगा। प्रॉस्पेक्टस इशू करेगा तो उसको डाउनलोड करना है, फिर रीड करना है, कंपनी का रिपोर्ट देखना है। ठीक है। जैसे मैं कुछ दिन पहले और एक कंपनी के बारे में आप लोगों को बताया था, ओयो के बारे में। ओयो कौन है सर? सर ओयो एक होटल चेन कंपनी है ना? होटल चेन चलाती है। इसका भी ये अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ, लेकिन इसका प्रॉस्पेक्टस ऑलरेडी आउट हो चुका था। ये भी थोड़ा प्रॉब्लम में है, इसलिए से भी इसको भी परमिशन अभी नहीं दे रहा है। ये भी लाइन में लगा हुआ है, ये भी लाइन में लगा हुआ है। ये देखो, ओयो 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 ओयो, यहीं पर लाइन पे है। और ये देखो, देखा ना, ओरावल स्टेज लिमिटेड, काफी दिनों से इसका सेबी के पास इसका प्रॉस्पेक्टस इशू होके पड़ा हुआ है। मतलब सेबी इसको ले लिया, बट सेबी अभी भी परमिशन नहीं दे रहा है इसको पर मार्केट से रेस करने का, पैसा रेस करने का परमिशन अभी भी नहीं दे रहा। ठीक है। जब तक नहीं देता है तब तक ऐसे ही चलेगा। ठीक है, टाइम लगता है, बट हाँ अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, सेबी का अप्रूवल मिल चुका है, कंपनी लॉ के हिसाब से प्रॉस्पेक्टस भी इशू हो चुका है। तो जब भी कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करने के लिए आता है, उसका पूरा प्रोसेस का डेटा आपको बता देता है। जैसे मानो ये जो कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा था, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, या फिर और भी बाकी कंपनी भी देख सकते हो। जस्ट लुक एट इट। एक इशू पीरियड होता है, उसमें एक डेट दे देता है। फिर फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट, मतलब कितने दिन के अंदर अलॉटमेंट होगा वो बता देता है। जैसे यहाँ पर बोला था 17 अक्टूबर, रिसेंट बात है, एकदम एकदम रिसेंट सिचुएशन है। अगर किसी को शेयर नहीं मिलता, मानो कि हम लोगों में से यहाँ पर 5 जन ने अप्लाई किया था, 5% में से 2 जन को मिला, 3 जन को नहीं मिला, हो सकता है। जब जरूरत से ज्यादा एप्लीकेशन जमा पड़ जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो हो सकता है कि 2 को मिलेगा 3 को नहीं मिलेगा, या 3 को मिलेगा 2 को नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है। सो जब आपको नहीं मिलेगा तो क्या आपका पैसा डूब जाएगा? ऐसा नहीं सर, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है। तो सर इतना दिन के लिए मेरा पैसा सर बैंक अकाउंट में लियन करके रखा होता है, बैंक में लियन हो जाता है। लियन मतलब फ्रीज कर देना। ठीक है, ये भी एक लीगल टर्म्स है। लियन हो जाना मतलब आप उस पैसे को बैंक अकाउंट से विड्रॉल नहीं कर सकते जब तक आपका ये सेटलमेंट नहीं। मतलब 12 तारीख को जब आपने IPO के लिए अप्लाई किया, मतलब कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, आपने शेयर अप्लाई किया। ठीक है। अब अप्लाई करने के टाइम पे आपको पेमेंट करना पड़ा, तो आपके बैंक अकाउंट में क्या हुआ सर? आपके बैंक अकाउंट में 80 रुपीज करके, कितना शेयर था 185 करके, करीब 15,000 के अप्रॉक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में लियन हो जाता। और जब तक आपका ये अमाउंट, मतलब जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं होता, ठीक है, तब तक ये लियन हो जाता। अगर अलॉटमेंट होगा तो बैंक से डेबिट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलेगा, अगर बाई चांस ओवर सब्सक्रिप्शन है, बहुत ज्यादा डिमांड था, ठीक है, सबको कंपनी IPO प्रोसेस में कभी कभी दे भी नहीं पाता, ठीक है, तो इन दैट केस आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो उसका भी डेट बोला है सर। अगर रिफंड नहीं करेगा तो सर पेनल्टी आ जाएगा, वो भी पढ़ना है आगे। अगर ये रिफंड नहीं मिलेगा तो पेनल्टी आ जाएगा, करना पड़ेगा रिफंड। अपना मर्जी, तुम्हारा पैसा थोड़ी है। हाँ, मतलब अपना समझ के रख लेते हैं सर क्या? उस पे बोलो सर। सर वो पैसा पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना कंपनी को? हाँ, अगर देरी करता है तो नॉर्मली देरी करके देगा तो तब इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। आगे बताऊंगा सर, वो लॉ के अंदर सब लिखा हुआ है। ये चैप्टर के अंदर ये सारा चीज एक्चुअली आपको जानने को मिलेगा। तो जब आप ये लॉ जानोगे, ठीक है, वही तो आपको ये लॉ वही तो हेल्प करता है। लॉ क्या हेल्प करता है? लॉ आपको पूरा लीगलिटीज के बारे में आपको नॉलेजेबल बनाता है कि अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या होगा, इन्वेस्टर को कौन प्रोटेक्शन देगा। हाँ सर, इन्वेस्टर का मसीहा कौन बनेगा? तो वो मसीहा बनने के लिए लॉ में गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा लॉ होना पड़ेगा। तो जब तक लॉ प्रॉपर नहीं होता है ना, तब तक देश में कोई भी सिस्टम प्रॉपरली नहीं बनता है। तो देश में कानून एक बहुत अच्छा होना चाहिए।
ठीक है, जिस कानून को सभी कोई थोड़ा ठीक ठाक से फॉलो कर पाए। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं कि कानून में बोल दिया तो उसको बदला नहीं जा सकता, ऐसा भी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। वो देखो सर, एक बड़ा सा कंट्री है, इंडिया जैसा कंट्री बहुत बड़ा कंट्री, ऐसे देशों में 140 करोड़ के आसपास का आबादी है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग बिलीफ के लोग हैं, तो ऐसे देश चलाना भी तो एक अलग चीज होता है। कंपनी चलाने के लिए भी आपको जाति धर्म देखना नहीं पड़ता, बट यहाँ पर भी आपको लॉ को ठीक ठाक से मेंटेन करना पड़ेगा। लॉ ठीक ठाक से मेंटेन होगा तो बिजनेस लेवल, स्टॉक मार्केट सब इंप्रूव करेगा। ठीक है, जैसे अगर आपको पता होगा, एक स्कैंडल आया था, हर्षद मेहता स्कैंडल, है ना, हर्षद मेहता स्कैंडल 93 94 के आसपास में आया था। बहुत नाम, मतलब उस टाइम पे इसके ऊपर मूवी भी बना है रिसेंटली, एक वेब सीरीज भी बना है, सोनी में अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो, जरूर देखना। हाँ बोलो सर। स्कैम 1992 सर में देख चुका आप लोग, देखा है आप लोगों ने? ऐसा 4 বার Yes, দেখা sir. হয়ে গেল 4 बार देख लिया, अरे স্যার। ভালো লাগে মানে স্যার এই আইপিএল ব্যাপার, মানে এই শেয়ার মার্কেট অনেক কিছু বোঝার জন্য স্যার 3-4 বার দেখতে হয় জিনিসটা, একবারে पुरो বুঝতে পারি। नहीं बढ़िया सर, देख चलो सर, ये सब चीज बार बार, 4 बार क्यों, अगर 40 बार देख के भी समझ में কিন্তু आना স্যার এই है। স্যার ওখানে একটা জিনিস বলেছিল, যেমন টাকা মানে ব্যাংক থেকে যখন ধরুন মানে ওই বিআর দিয়ে নিচ্ছে বা এসডিএল দিয়ে নিচ্ছে, এটা বলছিল। সো ওইটা মানে কি জন্য, মানে বিআরটা কি জন্য দিতে হচ্ছে, আমি এখন ওটাই বুঝতে পারলাম না, যে টাকা নিচ্ছে তার জন্য বিআর দিয়ে কি লাভটা হবে। বলছিল এসডিএল দিলেও बिल्सा एक्सचेंज का बात कर रहे हैं ना? হ্যাঁ, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ করছিল তো, বললো हाँ हाँ যে এই ব্যাংকের সিকিউরিটি অন্য জায়গায় দিচ্ছে, মানে টাকাটাকে নিচ্ছে নি কিন্তু অন্য জায়গায় সিকিউরিটি কিনছে, हाँ, এরকম मतलब একটা ব্যাপার বলছে। बेसिकली सर बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मतलब तुम एक जगह से लोन लेके दूसरी जगह में भर देते हो, और उस बीच के अंदर में जो टाइम पीरियड है उसी टाइम पे आपके पास एक्स्ट्रा फंड आ जाता है। तो मानो कि क्या होता है, अगर आप लोग कभी अकाउंटेंसी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज किए हो ना, तो आपको पता लगेगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है। ठीक है, तो अगर आप बिल्स शॉर्ट टर्म लोन ही तो होता है ना, तो बैंक आपको बीआर इशू करता है, तो जब भी आपको बीआर इशू होता है ना, तो बीआर इशू करने के बाद आपके पास पैसा आता है। ठीक है, হ্যাঁ, ওটা নিলে তো কোনো ঝামেলাই ছিল না, তাহলে ওটা নিচ্ছিল না কেন সেটা এখন মধ্যে মাথায় ঢুকলো না, যে ওটা अरे নিলে তো তাহলে ভালোই কোন তো ব্যাপার। वो रिपे करने के बीच में जो टाइम पीरियड होता है ना, उसी के बीच में वो अपना कैपिटल का फ्लो कर देना। ठीक है, और वो कैपिटल के फ्लो के हिसाब से वो मार्केट में उसका पैसा को वो एक्चुअली ऑन হ্যাঁ, दैट टाइम ওটাই তো স্যার কোনো প্রমাণ ছিল যে টাকাটা নিচ্ছে, নিয়ে কোথায় যাচ্ছে টাকাটা। ওটা বিয়ে নিলে তো ওটা তো প্রমাণ থাকবে যে ওটা নিয়ে ওটা খাটিয়েছে মার্কেটে। एग्जैक्टली सर, उस टाइम पे এটা बैंकिंग सिस्टम में भी काफी फ्लॉ था सर, तो वो बैंकिंग सिस्टम का जो कमजोरी था उसको उसने यूज किया था। ठीक है, वो गलत था, ऐसा नहीं कि वो गलत नहीं था, बट सिस्टम बहुत गलत था। ठीक है, तो सिस्टम गलत, सिस्टम का फायदा उठाया, लेकिन दिमाग उसका बढ़िया था सर, उसमें तो कोई मतलब डाउट नहीं है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम में आपको, चलो अभी मूवी में बात नहीं करना है या हर्षद मेहता में बात नहीं करना है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उसके बाद कंपनी का जो लीगल सिस्टम है, जो लॉ है, उसको और तगड़ा बनाने का कोशिश किया। ठीक है, और उसको कंट्रोलिंग बनाने का कोशिश किया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 ये सब सिस्टम और डेवलप किया। तो आप देख सकते हो, इशू पीरियड, अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन, इनिशिएशन ऑफ रिफंड, क्रेडिट ऑफ शेयर्स, मतलब अगर आपको शेयर मिलता है तो आपके अकाउंट में शेयर आ जाएगा, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में। ठीक है, डीमैट का पूरा नाम क्या होता है, डीमैटेरियलाइज, मैं आपको बताता हूँ सर। डेट ऑफ लिस्टिंग, फिर शेयर एक दिन मार्केट में लिस्टेड होता है, जैसे कि ये शेयर 20 तारीख को लिस्टेड होने का बात था, हुआ है, और लिस्टेशन में ये 5% के आसपास का लिस्टिंग गेन भी लिया है, चलो बढ़िया है। और साथ में मैंडेट एंड डेट, मतलब मैंडेट एंड मतलब आपका जो पैसा बैंक में था ना, वो बैंक के जो पैसा आपने मैंडेट कर दिया था, उसको ईसीएस मैंडेट बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू से आपने मैंडेटरी पैसा क्लियर करने का एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है, आजकल यूपीआई के थ्रू से भी हो जाता है, आजकल बहुत इजी हो गया सर ये सब एप्लीकेशन बनना। ठीक है, तो वो मैंडेट डेट 27 को हो जाएगा, और जो इन्वेस्टर कंपनी का आईपीओ के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में इन्वेस्ट करता है, उसको एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं, जो थोड़ा सा बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ये अपना लॉक इन एंड डेट 11 नवंबर तक रखा है, मतलब इस शेयर में जो बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है, वो 11 नवंबर तक ही शेयर को होल्ड करके रख सकता है, उसके बाद चाहे तो वो शेयर छोड़ के जा सकता है, बट 11 से पहले वो नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो स्टॉक में गड़बड़ हो सकता है। तो ये सेबी का कुछ नियम है, तो जो कुछ भी होता है सब कुछ एकदम एग्जैक्टली सेबी एंड कंपनी लॉ के हिसाब से। ठीक है सर, तो बेसिकली मैंने आपको वापस एक बार रिवाइज करा दिया
की प्रोसेस जो होता है। तो बेसिकली ये स्टॉक मार्केट फील्ड में रेगुलर कॉन्सेप्ट है, रेगुलर कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली यही सब बताया गया है जो मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट 2 लेक्चर में समझाया। ठीक है, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस रिलेटेड मैटर, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, पेनल्टीज, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपके लिए क्या एप्लीकेबल है, अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपके लिए क्या एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सर आज क्या पढ़ना है। ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया सर, फर्स्ट 2 लेक्चर एक बार प्लीज सुनिएगा। ठीक है, वहां पर मैंने आईपीओ के बारे में, एफपीओ के बारे में, ओएफएस के बारे में, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यू, बोनस इश्यू अभी बाकी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बात किया सर। तो यहाँ पर ये भी मैंने बोला था कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो आप कैसे कैसे मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो प्रॉस्पेक्टस इशू करके पब्लिक ऑफर के थ्रू से आईपीओ, एफपीओ एंड ओएफएस। या आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, अगर सेकंड टाइम इशू करना है तो उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं, एफपीओ। ऑफर फॉर सेल मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है कंपनी के अंदर, जैसे कि इसके केस में ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज के केस में, जो पुराना शेयर होल्डर है वो अपना शेयर बेच के निकलना चाहता है और न्यू शेयर होल्डर खरीद लेता है। अब कोई बोलेगा सर क्यों, सर जो पुराना है उसको लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए, वो छोड़ के जाएगा। अगर न्यू जो है, अगर उसको लगता है कि बिजनेस में दम है तो वो शेयर खरीद लेता है, सिंपल बात। अगर सर किसी को लगता है कि सर शेयर में दम नहीं है तो नहीं लेगा, तो नहीं लेगा तो नहीं लेगा, तो इशू नहीं होगा, मतलब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा और अलॉटमेंट प्रोसेस भी नहीं कंप्लीट होगा। तो नॉर्मली सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसा कंपनी को ही मौका देता है जिसके केस में वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है सर, अगर मानो कि कंपनी ने शेयर इशू किया और पब्लिक ने शेयर खरीदा नहीं प्रॉपर्ली, मतलब जितना परसेंटेज खरीदना चाहिए था नहीं खरीदा, मतलब कंपनी को, जैसे इस कंपनी को 310 करोड़ चाहिए था, अगर शॉर्टेज हो गया, मतलब पब्लिक ने उतना शेयर सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो ऐसे केसेस में क्या होता है जानते हो। ऐसे केसेस में जो कंपनी का शेयर मार्केट से रेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, जैसे मानो ओयो का भी काफी अच्छा खासा जरूरत है। ठीक है, समथिंग कुछ 1000 करोड़ के आसपास होगा, डिटेल्स देखने से पता चल जाएगा। बट इसका जिम्मेदारी देखो कितना लोगों ने लिया है। इसको बोलते हैं मार्जिन बैंकर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, दे आर आल्सो नोन एज अंडरराइटर ऑफ शेयर्स। ठीक है, कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जेपी मॉर्गन, सीटी। ठीक है, सीटी अमेरिकन बड़ा बैंक है सर। ठीक है, एक इंडियन का ही बैंक है सिटी ग्रुप, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, नमोरा, जेएम फाइनेंशियल्स। ठीक है, दे आर बेसिकली अंडरराइटर्स। ये क्या करता है, कंपनी को जितना जरूरी होता है ना, चाहे 300 करोड़ हो चाहे 3000 करोड़ हो, उसको उठाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बाई चांस थोड़ा शॉर्टेज होता है तो इनको अपने पॉकेट से देना पड़ता है, लेकिन तो फिर सर इतना रिस्क है इसका। हाँ रिस्क है, ये 100 हजार हजार करोड़ में बिजनेस करता है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है ये लोग। आप लोग एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, ये सब कंपनी में जॉब करना आपका ड्रीम होता है ना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक कॉस्ट अकाउंटेंट का ड्रीम होता है तो वैसे बिजनेस में जाए, जॉब करे, एक्सपीरियंस गैदर करे। ठीक है सर, तो अपने आप को ऐसा डेवलप करो ताकि आप ऐसी जगह में पहुंच सकते हो, है ना। आपको ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने को मिले, मतलब ऐसी जगह में जॉब करने का एक्सपीरियंस मिले आपको। ठीक है, सो इट्स जस्ट दैट आपको धीरे धीरे सारा पॉइंट और पता चल जाएगा, बस अपना नॉलेज में बात बना के रखिए। और मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में घुमा रहा हूँ, अभी मैंने किताबी बात किया ही नहीं, सारा का सारा प्रैक्टिकल चीज दिखाया जा रहा हूँ। शायद आप सोच रहे हो क्या चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉस्पेक्टस, पब्लिक ऑफर करके, एफपीओ करके, ओएफएस करके, पब्लिक कंपनी के पास ये सब मौका होता है कि वो पब्लिक ऑफर के थ्रू से पैसा रेज करे। प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट लाइक बड़ा सिंपल है, जैसे फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के पास से पैसा लेके रखा है, तो ये जो किया है ना प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से किया है। ठीक है, प्राइवेट बाइजू, ठीक है, बाइजू जिस तरह से मार्केट से पैसा रेज किया वो भी। ठीक है, फ्लिपकार्ट, अगर आप फ्लिपकार्ट का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो फ्लिपकार्ट में किसका किसका इन्वेस्टमेंट है। वॉलमार्ट का है 72, टेंसेंट का है 5.3, टाइगर ग्लोबल का 4%, बिनी बंसल का 2.4, सीपीपीआईबी बोल के कोई है 2.2, सॉफ्ट बैंक ग्रुप जापान का है 1.4, माइक्रोसॉफ्ट का 1.2, एसएल का 1.1, आदर का 9%। टोटल रेवेन्यू है इसका 43,615 करोड़ अभी तक का, और ये ओनर है, मतलब फ्लिपकार्ट में ये लोग इन्वेस्ट करके रखा है। तो ये जो हुआ है ना, फ्लिपकार्ट क्या कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड है क्या, नहीं सर, फ्लिपकार्ट स्टिल प्राइवेट कंपनी, अभी भी प्राइवेट लेवल में है, बट बातचीत चल रहा है शायद ये भी आईपीओ लेके आएगा, ऐसा बात हो रहा था। देखो कब आता है,
अब पता नहीं इसका क्या है। बाइजू का तो बड़ा चांसेस है, वो बात कर रहा था, लेकिन उसको करने के लिए फाइनेंशियली ऑडिटर का परमिशन होना जरूरी है सर। बाइजू का सिचुएशंस को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। बाइजूस बाइजूस में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट है सर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, रेवेन्यू का हालत बहुत खराब है करेंटली, ठीक है। और इसमें देखो इन्वेस्टमेंट किसका है सर, पूरा डेटा नहीं है यहाँ पे, प्राइवेट है पर डेटा पूरा कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट डेटा यहाँ पर मुझे नहीं दिख, सब्सिडियरी बहुत सारा दिख रहा है, ट्यूटर विस्ता, वाइट एड जूनियर, आकाश, बहुत सारे सब्सिडियरी हैं, बट बाइजूस का कौन कौन शेयर होल्डर है, ऐसे यहाँ पर आप देखोगे ना तो किसने किसने इन्वेस्टमेंट किया उसका एक डेटा यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो भी किया ना, ये सब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से किया, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से किया, ठीक है। अब पढ़ोगे तो यह समझ आ जाएगा। तो बाइजूस में किसने इन्वेस्ट किया और बाइजूस बाद में कितना सारा कंपनीज को एक्वायर किया। तो व्हाटएवर ये प्राइवेट कंपनी जो कुछ भी कर रहा है ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट इक्विटी के थ्रू से। आगे आगे बात करना है सर। राइट इशू बोनस इशू अभी छोड़ देते हैं, बाद में आते हैं सर राइट इशू बोनस इशू में। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट। और प्राइवेट कंपनी तीन, उनके पास तीन ही ऑप्शन है, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से करे, या तो राइट इशू करे, या तो बोनस इशू करे। एक बार याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी कभी भी आईपीओ इशू नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आप प्राइवेट हो तो आईपीओ इशू नहीं कर सकते। अगर आपको पब्लिकली आना है तो आईपीओ इशू करके या एफपीओ इशू करके, मतलब पहले आपको आईपीओ करना है, फिर धीरे धीरे आप एफपीओ या ओएफएस कर सकते हैं। बट जब तक प्राइवेट हो आप आईपीओ इशू नहीं कर सकते, ठीक है। सर समझ में आ रहा है? हेलो, आप सबको रिकॉल हुआ, समझ में आया? सोनी समझ में आ रहा है? सोनी को मेरा बात अगर आवाज आ रहा है तो सोनी बताइएगा आपका ये यस सर। है ना, समझ में आ रहा है ना सर? चलो आपको समझ में आ गया मतलब बाकी लोगों को आ जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम कर दिया हुआ है ना। अच्छा, प्रोस्पेक्टस पे मैंने बात किया था सर, ठीक है। उस पर प्रोस्पेक्टस का मतलब, डेफिनेशन सब मैंने पहले बता के रखा। बट आपको सर एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी होना है ना, सिर्फ प्रैक्टिकल जानने से ही नहीं होगा, प्रैक्टिकल को जानना भी है, एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। तो इसमें प्रोस्पेक्टस क्या है उसका डेफिनेशन पूछता है, मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। कि एज पर द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 70, prospectus means any document described or issued as a prospectus and include a red herring prospectus। सर मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कैसे देखना, ठीक है। ये देखो सेक्शन 32 कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, दिखाई दे रहा है सर। तो बेसिकली रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और एक होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, मैं वो भी दिखाता हूँ। सिर्फ रेड हेयरिंग में क्यों दिखाऊं, मैं आपको सेल्फ प्रोस्पेक्टस पे दिखाता हूँ। एक सेकंड सर, मेरा पेन प्रॉब्लम है। सेक्शन 32 रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। सेक्शन 31 सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इसको सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो प्रोस्पेक्टस क्या है ऑलरेडी अंडरस्टैंड सर। अच्छा, कभी कभी कंपनी इतना डिटेल्स में भी नहीं बोलता है, कभी कभी उसके साथ एक्स्ट्रा नोटिस पेश कर देता है। नोटिस मतलब एक बार प्रोस्पेक्टस निकाला फिर उसके बाद नोटिस दे रहा है, जैसे आप लोगों को भी स्कूल में नोटिस मिलता था वैसे कंपनी भी नोटिस देता है, ठीक है। तो नोटिस देके भी कंपनी बोलता है, कुछ सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट, इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक, इसके थ्रू से वो पब्लिक को ऑफर करते हैं कि भाई आओ मेरा शेयर खरीदो, सिंपल, आओ मेरा शेयर खरीदो फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज of any body corporate, मतलब company. According to the above definition, following points emerge in relation to the prospectus. The prospectus is any document described or issued as a prospectus. Thus, any document which is described as prospectus or issued as a prospectus is called prospectus. बड़ा सिंपल बात है। इसमें इंक्लूड क्या है, रेड हेरिंग है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस है, नोटिस, सर्कुलर, वो भी प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। जानकारी ले लो सर, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब लिखने का होगा, ठीक है, जब आपको डिस्क्राइब करके लिखना होता है कि व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, कभी कभी डायरेक्ट सवाल कर लेता है, कभी कभी केस स्टडीज क्वेश्चन करता है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब तब आपको और डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे जवाब देना होता है। चैप्टर कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर शेयर मतलब जब डिस्कस करूंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि जब एग्जाम में आता है तो कैसे लिखना होता है। तो जब डेफिनेशन पूछता नहीं है तब भी डेफिनेशन देना पड़ता है,
ऐसा नहीं कि डेफिनेशन पूछे तभी डेफिनेशन दे। तो कब डेफिनेशन देना है, कब नहीं देना है, कैसे लिखना है, वो बाद में होगा, लेकिन पहले पढ़ो, लिखो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, सबसे पहले तो समझो, सबसे पहले समझो, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं होगा तो फिर आप पढ़ते रहोगे बट कभी वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इट्स ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप अंडरस्टैंडिंग पहले करें। सिलेबस खत्म सिर्फ करके फायदा नहीं है। मतलब किताब में बहुत लोगों को देखता हूँ सर, पूरा किताब में ना एकदम टिक मत लगा हुआ है, ठीक है, सारा चीज पे टिक लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, देख के अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है सिर्फ टिक लगाने से नहीं होगा, हर एक टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे मेरा एक ब्राह्मण दोस्त था, मतलब जो बेसिकली पेशा में ब्राह्मण है, मतलब वो पूजा वगैरह करता है, तो मैं उसको पूछता हूँ कि जितना मंत्र बोलता है हर मंत्र का मतलब पता है? बोलता है क्या है, कौन सिखाया? कोई सिखाया नहीं, सुन सुन के याद आ गया। मेरी जानकारी लो, नहीं तो मैं ऐसा तंग करूंगा। जब जब भी मंत्र बोलोगे, चाहे कोई भी पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, हाँ, मंत्र बोलोगे तो उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ बोलने के लिए मंत्र ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग पुष्पांजलि देते हैं ना दुर्गा पूजा के सामने, तो बोलते हैं ना, उसका मतलब पता होना चाहिए। ब्राह्मण का काम ही था ये सब पुराने समय में, मतलब जो समाज में शिक्षा देता है, ठीक है, ब्राह्मण इन द सेंस टाइटल से नहीं, शिक्षा जो देता है, वो जो कुछ भी बोलेगा उसका मतलब भी क्लियर करेगा, ठीक है। और पब्लिक को, नॉर्मल आम आदमी को क्या करेगा, नॉलेजेबल बनाएगा, तभी तो वो ब्राह्मण कहलाता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है सर, एग्जैक्टली आप जो कुछ भी पढ़ोगे, आप नॉलेजेबल बनोगे ना, तो जो कुछ भी पढ़ोगे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फिर उसको पढ़ना, फिर उसको लिखना, याद हो जाएगा। याद लिखने से क्या होता है, लिखने से मेमोरी में स्टोरेज पावर बढ़ता है, ठीक है। मतलब आप जो कुछ भी पढ़ोगे उसको लिख के पढ़ोगे ना, तो आपका मेमोरी में स्टोर होगा ज्यादा, मतलब ऐसा देखा गया है, ठीक है। मतलब एक बार पढ़ लो फिर लिख लो, और हो सके सबसे बेस्ट क्या है जानते हो, मैंने अप्लाई करता हूँ ये सब कभी कभी, जब ऐसा लगता है कि खुद कुछ समझ लिए, लिख भी लिए, अब कोई अगर घर पे है ना, भाई बहन माँ पापा जो कोई भी है, उसको आम आदमी के भाषा में समझाने का कोशिश करो। मैं कभी कभी करता हूँ ऐसा, किसी को भी सामने बिठा देता हूँ, ठीक है। कल क्या है, मैं और मैम दोनों एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बट जब बचपन में आप लोग जैसे स्टूडेंट थे, तो मैं क्या करता था, जैसे मानो कभी मेरे सिस्टर या कभी ब्रदर कोई भी सामने है, सुनना एक बात करता है, एक कहानी सुनाना, तो मैं कहानी के नाम पे पहले स्टार्ट करता था, सुनना ऐसा एक देश है, उस देश में एक कंपनी है, ऐसा बोल के स्टार्ट करता था। फिर धीरे धीरे मैंने जो पॉइंट पढ़ा, जो मैं समझा, उसको मैं ना एक आम आदमी की भाषा में समझाने का कोशिश करता हूँ, ताकि उसमें मुझे समझ में आता है कि अगर मैं किसी को भी समझा दिया, इसका मतलब मेरा नॉलेज क्लियर है। मतलब जो बच्चा है जो इस चीजों के साथ कोई कनेक्शन नहीं जोड़ सकता, अगर वो समझ गया, मतलब मेरा नॉलेज क्लियर हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि बस गड़गड़ गड़गड़ करके आप मगअप करके बोल दिए तो बहुत अच्छा करते, नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, और फिर लिख के देखो कि याद आ रहा है। ये प्रोसेस होता है सर, अच्छा रिजल्ट का भी प्रोसेस यही है, और जिंदगी में आगे बढ़ने का भी प्रोसेस। पढ़ो, लिखो, और हो सके तो सामने किसी को बिठा के समझा दो कि सुनना ये हुआ है, सुनना ये, वो बोलेगा भी दिमाग मत खा, वो बोलते जाए बट आप बोलते जाओ वो कुछ भी बोले बट आप अपना कंप्लीट करो, फिर वहां से भागो, ठीक है। सर अगर पसंद आया टेक्निक तो यूज कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो भी यूज करना, करके देखना क्या जाएगा सर। अच्छा, तो ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था मैंने, बट फिर भी मैंने थोड़ा रिवाइज करा दिया। सर कुछ फ्रेश बताओ ना, चलो सर फ्रेश बताओ। ये देखो सर, यहाँ पर प्रोस्पेक्टस का कंटेंट के बारे में लिखा है, अगर कोई पर्टिकुलर, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया था प्रीवियस लेक्चर्स में, कि अगर एज पर दी डेटा, मतलब जो प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए वो अगर प्रोस्पेक्टस में नहीं है ना, ठीक है, तो पनिशमेंट होता है। मतलब जो जरूरी डेटा प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए, अगर वो कोई भी डेटा जो देना चाहिए पर नहीं देता है, if a prospectus is in contravention of the provision of section 26 of the company, the company shall be punishable with fine, कंपनी को फाइन किया जाता है, which shall not be less than 50,000, मतलब कम से कम 50,000, मैक्सिमम 3 लाख तक आपको कंपनी को फाइन किया जाएगा, या तो कंपनी को
या फिर जो पर्सन पर्टिकुलरली प्रोस्पेक्टस का पूरा जिम्मा लेता है उनको, ज्यादातर केस में कंपनी सेक्रेटरी ये सब मैटर में फंस जाते हैं सर, बिकॉज संभालने वाले ज्यादातर वही होते हैं। बट सर कंपनी सेक्रेटरी को जब भी पकड़ता है ना, अगर कुछ गड़बड़ होता है ना, तो सीधा उंगली जाता है चार्टर्ड सीएमए के पास, ठीक है, ऑडिटर के पास, चार्टर्ड के पास, सीएमए के पास, जो कंपनी का फाइनेंशियल मैटर को दिखता है, ठीक है। तो सीएस तो उधर दिखा देगा कि भाई मैंने नहीं, उसने किया, ठीक है। तो गड़बड़ एक करेगा तो अल्टीमेटली सबको पकड़ा जाएगा, पहले गर्दन पकड़ेगा तो फिर माथा भी आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये सब डिस्कशन हो चुका है। वैसे पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब कंपनी जो कोई भी शेयर इशू करता है उसको डीमैट फॉर्म में होना चाहिए सर। डीमैट फॉर्म मतलब हम लोग शेयर खरीदते हैं, तो शेयर खरीदने के बाद शेयर कहाँ जाके बैठता है बोले तो डीमैट फॉर्म में जाके बैठता है। तो यहाँ ये भी बताते हैं सर कि पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, ये भी मैंने लास्ट दिन बताया था, ठीक है। ये भी मैंने लास्ट दिन बताया था कि डीमैटेरियलाइज ऑफ सिक्योरिटीज होना जरूरी है। इसके बारे में कंपनी लॉ ने रूल लाया था कि सारा का सारा सिस्टम, जैसे पुराने समय में क्या था, जब हर्षद मेहता का टाइम था, इसीलिए मैंने हर्षद मेहता का यूज किया, ठीक है। सेक्शन 29 along with companies rule 2014, PAS rule मतलब prospectus and allotment of security rule contain provision which act require public offer of securities to be in demat form। पब्लिक को शेयर ऑफर करो पर डीमेट फॉर्म में, फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल जमाना चला गया, सारा का सारा डिजिटल होना चाहिए। तो जब स्टॉक को, शेयर को डीमैट के थ्रू से इशू करोगे तो सारा का सारा डिजिटली स्टोर होगा। फर्दर प्रिस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी शैल इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन डीमैटेरियलाइज्ड। ये सारा बोल दिया कंपनी लॉ ने सेक्शन 29 और रूल 2014 में। एवरी कंपनी, जो कोई भी कंपनी पब्लिक इशू करता है, पब्लिक ऑफर करता है, सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल इशू द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिवेंचर। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, शेयर होता है, डिवेंचर होता है, बॉन्ड होता है, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकता है, ठीक है। शैल इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। सर ये डिपॉजिटरीज कौन है, मतलब एक लॉ पढ़ते हैं, कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, बीच में डिपॉजिटरीज कहाँ से आ गया। सर क्या करें, ये सेबी लॉ का पार्ट है सर, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी लॉ। सर सिक्योरिटी लॉ कब पढ़ेंगे सर, जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं उनको तो अभी पढ़ना पड़ेगा, जो लोग सीएसईएमए में पढ़ते हैं उनको फाइनल में मिलेगा, ये लोग फाइनल में पढ़ेगा, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल, ठीक है। डिपॉजिटरीज एक्ट, या फिर आप ऐसे बोलो सिक्योरिटी लॉ या सेबी लॉ, उसमें आपको डिपॉजिटरीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो फिर अभी नहीं जाने क्या, थोड़ा जान लो, ज्यादा नहीं। ज्यादा बोलना चालू करेंगे तो फिर कंपनी लॉ रूट जाएगा ना सर। पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ, फिर डिपॉजिटरीज में बात करना चालू कर देगा। सर भारत में 2 डिपॉजिटरीज है, कौन नाम बता सकते हो, जो लोग शेयर मार्केट के साथ जुड़े हो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भारत में 2 डिपॉजिटरीज चलता है, NSDL, और CDSL। NSDL, CDSL, ठीक है। देखो नाम देखो सर, ये 2 सेबी का ही कंट्रोलिंग 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कंपनी भी है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड क्या करता है सर, हम लोग जो शेयर खरीदते हैं ना, तो शेयर का सिक्योरिटी यही देता है। देखो क्या लिखा है, इट वाज एस्टैब्लिश इन अगस्त 1996, मतलब वो स्कैम वगैरह होने के बाद, ठीक है, एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इन इंडिया विद नेशनल कवरेज। पूरा भारत में जो भी कंपनी शेयर इशू करेगा, पब्लिक कंपनी स्पेशली, मतलब जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड होता है या पब्लिक कंपनी होता है, अगर पब्लिक को शेयर इशू करना है तो शेयर का होल्डिंग कॉन्सेप्ट डीमैट फॉर्म में होना चाहिए, कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं। It was established based on a suggestion by a national institution responsible for the economic development of India। पब्लिक का पैसा मजाक नहीं, मतलब ऐसा अगर ठीक ठाक से मैनेज नहीं होता है ना, तो क्या होता है ना, पैसे को लेके मिसयूज हो जाएगा, फ्रॉड बढ़ जाता है, ठीक है। पब्लिक का पैसा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, लोगों का भरोसा उठ जाता है, कैपिटल मार्केट पूरा बिखर जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट बिखर जाता है। देखो सर, इट्स डीमैट अकाउंट्स नाउ होल्ड एसेट वर्थ $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन, मिलियन बिलियन नहीं सर, ट्रिलियन, ट्रिलियन, इतना डीमैट अकाउंट में इनका शेयर होल्डिंग है सर। मतलब
NSDL भारत का स्टॉक मार्केट के हिसाब से $4 ट्रिलियन का वैल्यूएशन का अमाउंट होल्ड करता है, अलग अलग लोगों का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का, बट यही देखता है। NSDL प्रोवाइड सर्विस टू इन्वेस्टर, स्टॉक ब्रोकर, कस्टडियंस, इश्यूर ऑफ कंपनीज, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, सभी। ठीक है, और ये जो कुछ भी करता है डिजिटल फॉर्मेट में करता है, और डिजिटल कॉन्सेप्ट को ही डीमैट बोला जाता है। ठीक है, मतलब कंपनी फिजिकल फॉर्मेट में नहीं रख सकता। ठीक है, it has established a state of the art infrastructure that handles most of the securities held and settled in a dematerialized हम लोग बहुत सुनते हैं स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करने के लिए डीमैट बहुत सुनते हैं। ठीक है, तो डीमैटेरियलाइजेशन refers to the substitution of a paper form securities by a book entry securities. This is a form of indirect holding system where an intermediary such as broker, central security जैसे CDSL, NSDL इंडिया में, ठीक है, ये लोग इसको डिजिटल फॉर्मेट में होल्ड करते हैं। ठीक है, और ये जो कुछ भी करता है ऐसे ही मन मर्जी नहीं करता, लॉ बताया तभी करता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है सब। तो डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, इसके बारे में रूल 9 ऑफ BAS रूल्स, मतलब prospectus and allotment of securities rules, the promoters of every public company making a public offer or any convertible securities may hold such securities only in dematerialized, इसको बोला गया। ठीक है, जो मैंने आपको अभी NSDL CDSL के बारे में बताया, आपको मैंने NSDL दिखाया, वैसा और एक भी है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, वो भी सिमिलर काम करता है। सर अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी होता है तो क्या उसको डीमैट फॉर्म मेंटेन करना पड़ता है? सर जरूरी नहीं होता, बट अगर कहीं पर गवर्नमेंट बोल देता है तो करना पड़ता है, नॉर्मली नहीं। अकॉर्डिंग टू रूल 9 है, एवरी अनलिस्टेड कंपनी एक्सक्लूडिंग अ निधि, निधि क्या होता है, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में पढ़ा है सर। निधि मतलब वैसा कंपनी को निधि बोला जाता है जो अपने मेंबर के बीच में लोन इशू करता है। ठीक है, मतलब उसी का डिपॉजिट है और मेंबर के बीच में ही होगा, उसके बाहर नहीं होगा। निधि एक तरह का बैंकिंग सिस्टम टाइप का NBFC है सर। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी एंड होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी, इनको नहीं करना पड़ता, मतलब इनको डीमैट जरूरी नहीं है। ठीक है सर, इशू सिक्योरिटीज ओनली इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, एवरी अनलिस्टेड कंपनी shall issue securities in the dematerialized form and also facilitate dematerialization of all its existing securities in accordance with the provision of the Depositories Act 1996 and regulation made thereafter. ठीक है, एक्सेप्शन के साथ बोला गया है, निधि वगैरह को छोड़ के अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मतलब पब्लिक है, प्राइवेट नहीं, पब्लिक बट अनलिस्टेड, स्टॉक मार्केट में नहीं है। ठीक है, लाइक गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक ही होगा, गवर्नमेंट मतलब तो प्राइवेट तो नहीं हो सकता। ये सब बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में बोला सर कि पब्लिक कंपनी क्या होता है। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ऐसे बहुत कंपनी है जो पब्लिक है पर स्टॉक मार्केट में नहीं है, लेकिन अगर वो किसी को शेयर इशू किया तो उसको डिमैट में ही रखना पड़ेगा, एक्सेप्ट निधि, गवर्नमेंट एंड होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स। ठीक है, उनको डिमैट में ही रखना पड़ेगा। कब बोला गया? डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के थ्रू से बोला गया। समझ में आ रहा है ना सर? ठीक है, अब ये सब रूल कब बोला, किसने बोला, कहाँ बोला, याद रखना पड़ेगा। कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म, Rule 9A subsection 2 states that every unlisted public company making any offer for issue of any securities or buyback of securities or issue of bonus shares, right of sale, offer sale, right of मतलब अभी बोला ना offer for sale मतलब जो existing shareholder sell करके जाना चाहते हैं, before making such offer entire holding of securities of its promoter direction key managerial मतलब CSA CMA has been dematerialized in accordance with the provisions of the Depositories Act 1996 and regulation made thereafter। मतलब अगर कोई अपना शेयर को कन्वर्ट भी करना चाहता है, मतलब कोई मानो डिवेंचर था उसको शेयर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, कन्वर्ट करके इशू करना चाहता है तो उसके लिए भी डिमैट करना पड़ेगा। मतलब डिमैट आजकल मास्टर सर, बिना डिमैट का तो बात बनेगा नहीं, डिमैट में रखना पड़ेगा। और कहाँ कहाँ मैंडेटरी है ये भी मैंने लास्ट वीक हल्का बता दिया था। ठीक है, ये भी मैंने लास्ट वीक बता दिया। अच्छा, मुझे आपको एक्चुअली ये एडवर्टाइजमेंट ये भी मैं भूल गया था। मैं एक्चुअली आपको लास्ट वीक जहां मैं कंप्लीट किया था मुझे याद आ गया, सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेरिंग और एवरेज प्रोस्पेक्टस, कितना तरह का प्रोस्पेक्टस होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं बात करना चालू किया था और मैं बोला कि नेक्स्ट वीक बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ सर, सेल्फ प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और एवरेज प्रोस्पेक्टस के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सर एक एक करके बताते हैं। हमसे सुनना सर, लास्ट 2 क्लास एक बार हो सके तो रिवाइज कर लेना,
अगर मेरा कोई पॉइंट मिस है तो याद दिलाना सर, ये वाला पॉइंट आपने शायद बताया नहीं, एक बार बता दो, मैं बता दूंगा सर। होता है कई बार, क्या होता है बोलते बोलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस भी हो जाता है। कोशिश मैं करता हूँ सारा पॉइंट कवर करने का, बट लॉ बहुत वास्ट है सर, ठीक है, बहुत वास्ट है। कई बार कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, याद दिलाइएगा, मैं बता दूँ, ठीक है। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एंड एवरेज प्रॉस्पेक्टस। अब ये तीन तरह का प्रॉस्पेक्टस पे क्या फर्क है, तो मतलब बेसिकली ये तीन तरह का प्रॉस्पेक्टस ही ज्यादा नजर आता है, ठीक है। और प्रॉस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट भी किया जाता है, ये भी मैंने लास्ट दिन बताया था। तो सेक्शन 30 के तहत आप प्रॉस्पेक्टस को एडवर्टाइज कर सकते हो, यस यू कैन डू दैट। मतलब प्रॉस्पेक्टस को एडवर्टाइजमेंट करने से तभी तो पब्लिक को पता चलता है, और तभी तो पब्लिक आपका प्रॉस्पेक्टस मार्केट से उठा के फिर आपकी कंपनी के बारे में रीड करके फिर जाके कंपनी को पैसा देता है, मतलब शेयर खरीदता है, ठीक है। और उस पैसे से कंपनी क्या करता है, अपना बिजनेस चलाता है ना। किसी को 300 करोड़ चाहिए, किसी को 3000 करोड़ चाहिए, किसी को 7000 करोड़ चाहिए। रिसेंट ट्रेड में सबसे हाईएस्ट इशू है LIC का, LIC का। और LIC से पहले, उससे पहले सबसे ज्यादा हाईएस्ट इशू था LIC, मोस्ट प्रोबेबली 21,000 करोड़ का इशू था। और उससे पहले था पेटीएम का, मोस्ट प्रोबेबली 18,000 करोड़ का इशू था, ठीक है। पेटीएम का बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट से रेज किया था, ठीक है। तो प्रॉस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है सेक्शन 30 के तहत। अच्छा, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस और रेड हेरिंग में डिफरेंस बताओ सर। चलो मैं आपको सेल्फ प्रॉस्पेक्टस का एक एग्जांपल ही दिखा दूं। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस एक्शन, सर देखने में ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है सर। देखो देखने में सेम है, बट ये सेल्फ प्रॉस्पेक्टस है। देखो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस का सेक्शन 31 है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस का सेक्शन क्या है 31, और रेड हेरिंग का क्या सेक्शन है सर 32, ठीक है। तो अगर किसी के पास कोई अगर सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करता है तो उसको क्या सुविधा मिलता है, और रेड हेरिंग में क्या, रेड हेरिंग बेसिकली IPO के टाइम पे, मतलब फर्स्ट टाइम जब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है तब वो रेड हेरिंग करते हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 के तहत। और सेल्फ प्रोस्पेक्टस ये है, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है, दिस इज द सेल्फ प्रोस्पेक्टस, देखो लिखा हुआ है 2021 का है, मैंने जस्ट कंपनी के साइट से जाके डाउनलोड किया, ठीक है। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू से क्या होता है, जब किसी कंपनी को एक रेगुलर बेसिस में पैसा उठाना होता है ना, तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, लंबा टाइम पीरियड के लिए उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पढ़ना पड़ेगा सर, सब चीजें मार्केट से रेगुलर बेसिस पे देखना है, पढ़ना है तो समझ में आएगा, नहीं तो सब बात ना वही किताबी बात नजर आएगा। देखो पब्लिक इशू बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सिक्योर्ड रिडीमेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर मतलब लोन, ठीक है। और नॉर्मली इसी के केस में, शेयर के ज्यादातर केस में, डिबेंचर के केस में कंपनी सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करता है। फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 ईच, एक एक डिबेंचर का वैल्यू क्या है, एक एक डिबेंचर का वैल्यू क्या है। डिबेंचर क्या होता है, लोन होता है सर, ठीक है। डिबेंचर के बदले कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करता है, शेयर के बदले डिविडेंड, डिबेंचर के बदले इंटरेस्ट। और डिबेंचर का वैल्यू कितना बताया, 1000 करके ईच, एग्रीगेटिंग अप टू 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का डिबेंचर इशू कर रहा है, ठीक है। एक एक डिबेंचर का दाम क्या है 1000, अब आप जितना ले सकते हो, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब इस डिबेंचर को आप शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए नाम दे दिया NCD, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो ना सर ये सब बातें, हेलो। সেটা তো ব্যাংকও নিতে পারে। हाँ एकदम, कोई भी कर सकता है। আচ্ছা ডিবেঞ্চারটা বেশিরভাগটা মানে এখানে সেলফ প্রসপেক্টাসে বলেছে, যেটা আপনি বললেন যে যে কেউ নিতে পারছে এখান থেকে ডিবেঞ্চার, কিন্তু অনেক কোম্পানি এটা ইস্যু করে যে ব্যাংক থেকে ডাইরেক্ট একদম ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করে যে পুরো এত টাকা ইনকাম মানে ডিবেঞ্চার নেবো না এত টাকা। बैंक के थ्रू से करता है, बैंक नहीं करता एक्चुअली, कंपनी बैंक को बोल देता है, फिर जो समझते हैं আর ভালো করে बैंक के थ्रू से বলে যে ব্যাংক फॉर्म থেকে फिलअप। 10,000 কোটি টাকা লোন দেবো, এরকম যদি বলে তাহলে সেটা ডিবেঞ্চার হিসাবেই তো কানেক্ট করছে না। हाँ बैंक उस तरह से नहीं, बैंक डायरेक्टली नहीं बोल सकता। नॉर्मली डिवेंचर अगर किसी कंपनी को इशू करना है तो वो क्या करता है कि अपना डिवेंचर फॉर्म को बैंक में रखता है, बैंक को बोल देता है, बैंक उसके बिहाफ में काम करता है, ठीक है, ट्रस्टी के हिसाब से। और तुम जैसे बोल रहे हो बैंक से लोन लेना अलग चीज होता है बाबू, बैंक से तुम लोन लेने के लिए जा रहे हो, बैंक आपको लोन दे रहा है, बदले में बैंक को तुम इंटरेस्ट भर रहे हो, वो अलग चीज। बट यहाँ पर तो तुम इंटरेस्ट नहीं भरोगे, यहाँ पर तो कंपनी तुमसे लोन ले रहा है, बदले में कंपनी तुम्हें इंटरेस्ट भरेगा, हेलो। হ্যাঁ
तेरे बैंक के थ्रू दिए होते बड़े जगह कर बैंक के थ्रू से हो सकता है, पर यहाँ पर डिबेंचर क्या हुआ है, जैसे इसको 10,000 करोड़ चाहिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 10,000 करोड़ चाहिए सर, 10,000 करोड़, ठीक है। अब ये 10,000 करोड़ इनको जो चाहिए, एक जीरो ज्यादा हो गया क्या? अब इसके लिए डिवेंचर इशू किया। अब जो भी पब्लिक इसका डिवेंचर बाई करेगा, या जो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी भी खरीद सकता है, पब्लिक भी खरीद सकता है, ठीक है, डायरेक्टली। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करता है, पब्लिक से पैसा लेके पब्लिक का पैसा को डाल देता है, बिकॉज आम आदमी को समझ में नहीं आता, या फिर उनके पास समय नहीं है एनालिसिस करने का, तो अच्छा है भाई म्यूचुअल फंड के थ्रू से कर देते हैं। इसलिए आप लोग धीरे धीरे अपना फाइनेंशियल नॉलेज को डेवलप करोगे तो पता चलेगा कि आखिर म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। चलो अलग बात, इसका भी एक अलग क्लासेस चलता है म्यूचुअल फंड का, मैंने रिसेंटली एक बैच कंप्लीट किया। सो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट कि आपको समझना पड़ेगा हर एक चीज। कंपनी डिवेंचर इशू करेगा, डिवेंचर इशू करने के लिए दाम वगैरह सब बोलते हैं, कितना जरूरी है वो भी बोल दिया, ठीक है, और कंपनी का डिटेल्स यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, कि कौन प्रमोटर है, कौन है, और कौन कौन इसका इशू करने, मतलब इसको मार्केट से रेज करने के पीछे कौन कौन अंडर राइटर्स है। मतलब ये 10,000 करोड़ कोई मामूली चीज नहीं है ना सर, ठीक है, कोई 1-2 करोड़ का बात नहीं है, ठीक है, 10,000 करोड़ है, तो ये लोग पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, एक कैपिटल, एडेलवीज फाइनेंशियल सर्विस, जेएम फाइनेंशियल, ठीक है, दे आर बेसिकली अंडर राइटर्स। ये मार्केट से इसको उठाने का हेल्प करेगा, बदले में ये कंपनी से कमीशन लेता है, ठीक है, बदले में कंपनी से कमीशन लेता है, सारा काम ये करता है, सारा काम ये करता है, ठीक है। और ये लोग बेसिकली ये डिवेंचर ट्रस्टी है, बीकॉम, मतलब पूरा डिवेंचर का ट्रस्टशिप का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज बिना ट्रस्टी का हो ही नहीं सकता। और ये है रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर का काम करेगा, मतलब रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है सारा काम ही करेगा, ठीक है। और इस पूरा मैटर को देखने के लिए कोई ना कोई सीएस होता है जो पूरा मैटर को देखेगा, और कंपनी का डिटेल्स जो, अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल्स वगैरह जो कुछ भी उसके बारे में है वो इसके अंदर मिलेगा आपको, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिट, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट, ये लोग मिलकर करते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे जाओगे, कंपनी का ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पूरा नजर रहेगा, पीएल बैलेंस शीट, ठीक है, कंपनी को क्या करना है, कितना क्या चल रहा है, पूरा रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी करना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह ये सबको रेडी करता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू से बिजनेस क्या करता है, एक लंबा समय के लिए अपना धीरे 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 अपना जो नीड है पैसा का, जो कैपिटल का, उसको पूरा करता है। और ड्राफ्ट ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू से वो क्या करता है, जब उनको आईपीओ का जरूरत पड़ता है, जब इनिशियल पब्लिक ऑफर की जरूरत पड़ता है, तब वो रेडिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है, बाकी ओवरऑल कॉन्सेप्ट में। Section 31 contains provisions related to sale prospectus. These provisions play a significant role in facilitating commercial and logistical consideration involved in the fund arising cycle. Fund raising cycle. चलो, ठीक है। Fund raise मतलब पैसा रेज करना। So we may consider a situation where the issuer company मतलब जो कंपनी इशू कर रहा है, इशूज डिवेंचर फ्रीक्वेंटली, मतलब बार बार 10,000 करोड़ चाहिए, बार बार डिवेंचर इशू कर रहा है, एंड हैज टू फाइल ए प्रोस्पेक्टस एवरी टाइम, ठीक है। तो बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, बार बार डिवेंचर के लिए, मानो कंपनी को जितना चाहिए तो बार बार इशू नहीं करता, ठीक है। इट इशूज ए न्यू सीरीज ऑफ डिवेंचर्स, हियर द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस कम्स इनटू प्ले। तो बार बार इशू ना करने का चक्कर से बचने के लिए सेबी इनको बोलता है कि आप एक काम करो, कंपनी लॉ बोलता है कि आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस करो। लिटरली इट मींस ए प्रोस्पेक्टस विद ए गिवन सेल्फ लाइफ, मतलब ये ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसका एक सेल्फ लाइफ होता है, दैट इज व्हाई नेम इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस। Any number of issues could be made during the tenure of the self prospectus. मतलब अगर एक प्रोस्पेक्टस आने के बाद 1 साल का टाइम पीरियड नॉर्मली अगर मिलता है, तो 1 ईयर के अंदर कंपनी को जो 10,000 करोड़ चाहिए, वो 10,000 करोड़ का जब जब नीड होगा, उस 1 साल के अंदर कंपनी अपना वो नीड को पूरा कर सकता है। मतलब सेल्फ प्रोस्पेक्टस का एक टाइम टेनियर होता है, उस टेनियर के अंदर जब जब कंपनी को पैसा का जरूरत पड़ेगा, कंपनी अपने मार्चेंट बैंक का, मतलब अंडर राइटर को बोलेगा कि भाई मेरे को जो भी चाहिए, मतलब 10,000 करोड़ एक साथ ना भी जरूरी हो सकता है, कंपनी को मानो कि अभी 500 करोड़ चाहिए, फिर कंपनी को कुछ दिन बाद बोला कि मेरे को 2,000 करोड़ चाहिए। तो अच्छा, सवाल ये उठता है, आपके मन में चल सकता है कि सर ये कोई भी कर सकता है क्या? अरे ना रे बाबा ना, ठीक है, ना रे बाबा ना, ऐसा नहीं है। बिजनेस में दम होगा तभी आपको परमिशन मिलेगा, ठीक है, मन मर्जी थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि चलो पैसा जरूरत है, चलो शेयर इशू कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आपके बिजनेस में जब तक वैल्यू नजर नहीं आएगा, तब तक आपको सेबी ये सब परमिशन कर नहीं देगा ही नहीं, ठीक है। आपके बिजनेस के अंदर दम होगा
10,000 करोड़ इशू करने के लिए 10,000 करोड़ का दम होना चाहिए, ठीक है। 10,000 करोड़ का पेमेंट करने का, इसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, ठीक है, क्रेडिट वर्दीनेस होना चाहिए, तब जाके आपको ये सब परमिशन। सर सेल्फ प्रोस्पेक्टस से और रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का भी इशू कर सकते हैं, मतलब दोनों अलग अलग इशू होते हैं फिर एक हाँ ही सर, बात? दोनों अलग इशू, ठीक है, वही बोला ना आपको। मतलब पहले क्या रेड इशू होते हैं या फिर सेल्फ? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मतलब रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी जब आईपीओ इशू करते हैं तब इशू करता है, मतलब जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए आते हैं तब इशू, ठीक है। और सेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या है, जैसे मानो कंपनी को डिवेंचर चाहिए, ठीक है, मतलब डिवेंचर इशू करना है और कंपनी को, जैसे मैं आपको दिखाया ना, ओरिजिनल दिखाया था, जैसे ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन डिवेंचर इशू कर डिवेंचर रही में है। सेल्फ इशू होता है और इक्विटी में रेड। हाँ, ज्यादा बोल सकते हो आप, मतलब ज्यादातर केस में ऐसे ही लिखा था, ठीक है। तो जब कंपनी डिवेंचर इशू करते हैं, क्योंकि डिवेंचर के केस में आप एक लंबा समय के लिए इसको रख सकते हो, ठीक है, कि भाई मेरा 1 साल 2 साल का टाइम पीरियड है, इसके अंदर मुझे इतना पैसा का जरूरत है, और जब जब मुझे जरूरत होगा मैं इस पैसा को रेज करूँगा, ठीक है। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस का ये बेसिक मतलब, और क्योंकि उसका सेल्फ लाइफ है ना, इसीलिए द ओनली केविट, मतलब एक ही प्रॉब्लम है, इसको सप्लीमेंट द सेल्फ प्रोस्पेक्टस बाय एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग की अपडेट्स। देखो सर, बार बार, मतलब इसका एक प्रॉब्लम यही है कि रेस्ट्रिक्शन है एक तरह का, मतलब बार बार देखो, आप पहला 6 महीने में जब पैसा रेज किया, तब आपका बिजनेस का इन्फॉर्मेशन, तो 6 महीने बाद का इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गया ना सर, क्योंकि बिजनेस तो गोइंग कंसर्न है, बिजनेस तो गोइंग कंसर्न है, चलता जाता है, तो बिजनेस में सिचुएशंस बदल जाते हैं। 6 महीने में बिजनेस इंस्टॉलमेंट भी हो जाता है, और 6 महीने में बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ भी सकता है, तो आपको अपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को अपडेट करना पड़ेगा सेल्फ प्रोस्पेक्टस के केस, ठीक है। So provisions of section 31, meaning of self prospectus, the expression of self prospectus means a prospectus in respect at which the securities or class of securities, मतलब डिवेंचर और शेयर्स भी प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, जरूरी नहीं कि डिवेंचर ही, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, ठीक है। जब कंपनी को जरूरत होगा प्रेफरेंस शेयर भी बोल सकता है, इसलिए देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि डिवेंचर, लिखा कि सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के अंदर तो सब आ जाता है, शेयर डिवेंचर सब आ जाता है ना सर, बात समझ में आ रहा है ना। अरे तभी तो जो लोग एनआईएसएम पढ़ते हैं, एनआईएसएम का प्रिपरेशन आप लोगों में से बहुत लोग ले रहे हैं, ठीक है, सीएसईएसएम में। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है सेबी का, सेबी का जो लाइसेंस एग्जाम होता है उसका एग्जाम क्या नाम क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, शेयर मार्केट नहीं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी वर्ड के अंदर शेयर डिवेंचर बॉन्ड सब आ जाता है, तभी जब एग्जाम्स वगैरह होता है एनआईएसएम का, उसमें सिर्फ शेयर का ही एग्जाम होता है ऐसा नहीं है ना, ठीक है, उसमें शेयर का एग्जाम होता है ऐसा नहीं, डिवेंचर का एग्जाम होता है, बॉन्ड का एग्जाम होता है, करेंसी का एग्जाम होता है, म्यूचुअल फंड का एग्जाम होता है, ये देखो सर्टिफिकेशन सीरीज देख रहे सर, ठीक है, 30 तरह का एग्जाम होता है, उसमें शेयर है, डिवेंचर है, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है, सब मिला जुला के। और जब जब आप मार्केट में अगर परचेज करने का जब सोचते हैं, उसमें भी जब एनएससी में आप कोई चीजें खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है, तो एनएससी भी आपको सारा, मतलब हर चीज का मौका देता है, ये देखो, ये देखो सर, एनएससी में इक्विटी भी है, डेरिवेटिव्स भी हैं, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर बॉन्ड डिवेंचर सब मिलता है, ठीक है, सब मिलता है, तो सिक्योरिटीज के अंदर सारा की चीजें आ जाती है, इसीलिए क्या लिखा, सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू, एक इशू में ही कंप्लीट करना ऐसा बात नहीं है, 10,000 करोड़ का जरूरत पावर फाइनेंस को है, वो एक की जगह 4 इशू भी कर सकता है, बट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। मतलब अगर अभी 1,000 करोड़ चाहिए, फिर 3 महीने बाद फिर से 2,000 करोड़ चाहिए, तो बार बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा। सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने का फायदा ये होता है कि आपको बस अपडेट जो है वो अपडेट आप एक बार एक नोटिफिकेशन दे दो, और बाकी आप उसी कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब लीगल इश्यूज कम है यहाँ पर, ठीक है। तो सेल्फ प्रोस्पेक्ट इशू का परमिशन इतना इजीली मिलता नहीं है, बट जब मिलता है तो आपको ये बेनिफिट। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस जब कोई कंपनी इशू करता है तो उसे फाइलिंग करना पड़ता है सेबी के पास, एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज, ठीक है, एज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ मे प्रोवाइड बाय रेगुलेशंस सेबी, ठीक है, in this behalf may file a self prospectus with the register at this stage on the first offer of securities included therein, which shall indicate a period not exceeding 1 year as the period of validity of such prospectus, एक साल से ज्यादा नहीं,
which shall commence from the date of opening of the first offer of securities under that prospectus. एक साल तक चलता है सर ये prospectus का validity. In respect of second or subsequent offer of such securities issued during the period of validity of the prospectus. मतलब वैलिडिटी के अंदर ही आपको सेकंड इशू का या सेकंड सब्सिक्वेंट ऑफर का मौका, ठीक है। और इसका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सेल प्रोस्पेक्टस के साथ साथ आपको अपडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मानो कि आपने फर्स्ट जब ऑफर किया सेल प्रोस्पेक्टस के थ्रू से 1000 करोड़ का मानो, तो तब आपका एक बिजनेस का इंफॉर्मेशन जो था 6 महीने बाद चेंज हो गया, तो आप अपना मेमोरेंडम को अपडेट करो रजिस्टर के पास, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विद सेल प्रोस्पेक्टस इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सेल प्रोस्पेक्टस के साथ जब जोड़ दिया जाए तो उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। So where an information memorandum is filed every time an offer of securities is made under subsection 2 of such memorandum together with the sale prospectus shall be deemed to be the prospectus. उसे भी deemed मतलब memorandum along with sale prospectus is a deemed prospectus, मतलब उसे हम लोग prospectus मान लें, ठीक है। भले ही अपडेट हुआ है बट अपडेट के साथ पुराना सेल प्रोस्पेक्टस जो चल रहा था उसको एक साथ मिलकर डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना। तो ये भी सवाल होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, तो जब मेमोरेंडम के साथ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और सेल प्रोस्पेक्टस जुड़ जाए तो उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस कह देंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब क्या? ऐसे बिजनेस में जो कुछ भी अपडेट हुआ है उसे अपडेट करो, और क्या। कंपनी फाइलिंग अ सेल प्रोस्पेक्टस शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू न्यू चार्ज क्रिएटेड। मतलब अगर बिजनेस ने कोई चार्ज क्रिएट किया, आगे एक चैप्टर आएगा सर चार्ज बोल के, बट इतना जान लो चार्ज क्या होता है। जब कंपनी किसी को लोन देता है ना, जब कंपनी किसी के लोन देता नहीं है, सॉरी लोन लेता है, ठीक है, तो कंपनी चार्ज क्रिएट करता है। मतलब मानो कि सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मानो कि कोई जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन डिवेंचर इशू कर रहा है, तो सिक्योर डिवेंचर इशू कर रहा है। सिक्योर डिवेंचर कैसा हो सकता है? मानो कि जो भी कंपनी को 1000 करोड़ का टोटल इशू है, मानो कि आप 1000 टका करके एक एक डिवेंचर है, 1000 करके आपने कंपनी को 100 डिवेंचर दिए, तो कितना हो जाएगा सर? 1 लाख, ठीक है। तो आपने कंपनी को 1 लाख दिया, मतलब ये बेसिकली एक डिवेंचर है ना, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आपने कंपनी को दिया। बदले में कंपनी आपको ये एक इंटरेस्ट के साथ मे बी 7%, मे बी 8%, ठीक है, 5 साल बाद आपको रिडीम करेगा। लेकिन मानो 5 साल बाद कंपनी का बिजनेस का हवा टाइट है, कंपनी रीपे नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा सर? अगर ये सिक्योर्ड है ना, अगर ये 1 लाख सिक्योर्ड है तो कैसे पता चलेगा सिक्योर्ड है? कंपनी का कोई एसेट आपके ऊपर चार्ज बना के रखेगा। मतलब सिमिलर वैल्यूएशन का कोई एसेट जो कंपनी के अंदर है, उसके प्लांट में, उसके फैक्ट्री में, कहीं पर भी, चाहे वो गाड़ी हो, फैक्ट्री का जगह हो, जमीन हो, एसी हो, फ्रिज हो, जो कुछ भी, इसका मार्केट में सेल करके पैसा मिलेगा, आपके उस पर्टिकुलर 1 लाख के अगेंस्ट में चार्ज करके रखेगा। दिस इज कॉल्ड चार्ज। तो बात ऐसा है कि ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन कंपनी के अंदर डे टू डे बेसिस में चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में ये सब चीजें अपडेट करनी, ठीक है। समझ में आ गया ना? बोलो सर, सेल प्रोस्पेक्टस क्लियर है? आप लोग एक काम करना सर, सबसे बढ़िया होगा आप लोग इंस्टीट्यूट से, मतलब ये मटेरियल से तो आप ये सब पढ़ोगे ही, ठीक है। साथ में आप लोग मेरे से एक बार याद करके सेल प्रोस्पेक्टस का, जैसे मैं एग्जांपल पावर फाइनेंस का दे रहा हूँ, ये प्रोस्पेक्टस एक बार मेरे से ले लेना, या फिर हो सके तो गूगल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, कहीं से भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आप ओरिजिनल सेल प्रोस्पेक्टस को भी पढ़ना और साथ साथ में आप इंस्टीट्यूट के मैथ से जो टॉपिक है उसको भी कवर करते रहना। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। तो रेड हेरिंग क्या है? ऑलरेडी मैंने रेड हेरिंग में बहुत बात की। क्यों? अरे वही तो आईपीओ के बारे में बात जब भी करता हूँ वही करता हूँ ना, सारा दिन स्टॉक मार्केट में यही सब चलता रहता है। Section 32 contains provisions related to red herring prospects. Development taking place in the financial market from time to time allow innovative methods of raising funds so as to avail the most of the favorable market conditions. Timing the issue and book building of issue. Timing the issue and book building of issue. Book building मतलब अरे मार्केट से पैसा रेज करने का जो ये तरीका होता है ना, इसको बुक बिल्डिंग कहते हैं। जैसे क्या लिखा है देखो तो एक बार मैं जूम करता हूँ, दिखाई दे रहा है क्या? अगर आप लोग थोड़ा सा ख्याल करोगे तो दिख जाएगा। क्या लिखा है सर? ये इधर देखो, इधर ये लोग कौन है?
ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स एंड क्या लिखा है सर? बुक रनिंग लीड मैनेजर। हेलो, दिखाई दिया कि नहीं? Yes, sir. Book running lead managers. है ना सर, बुक रनिंग लीड मैनेजर। तो बुक रनिंग लीड मैनेजर बेसिकली क्या है? ये जो स्टॉक मार्केट में जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने आप को इशू मतलब लिस्टेड करता है, इसका पूरा प्रोसेस को बोला जाता है DRLM का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला, मार्केट से पैसा रेज करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जाता है, इनोवेटिव अपनाया जाता है, इनोवेटिव तरीका अपनाया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग। Book building of issues are facilitated by the concept of red herring prospectus, whereby the price per security, number of securities are left open to decided post closure of the issue, ठीक है। क्लोजर के बाद अगर कुछ बचा रहता है तो उसका क्या होगा वो भी देख लिया जाता है। The provision of section 32 are stated above. Provisions of section 32 इसमें एक्चुअली आता है सर। Provision of section 32 एक्चुअली इसमें आता है, जो एक्चुअली आपको मैंने दिखाया भी। सेक्शन 32 ऑफ दी कंपनीज, तो जो कुछ भी होता है बुक बिल्ड ऑफर में सेक्शन 32 के तहत होता है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ वही नहीं, मैंने आपको लंबा लिस्ट दिखाया। आप चाहो तो डे टू डे बेसिस में अपडेट होते रहना कि किसका IPO आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड बंदा हो जाते हो ना, स्टॉक मार्केट में भी बहुत अलग अलग डिस्कशन होता रहता है, अलग अलग स्टॉक मार्केट क्लास डेली मॉर्निंग को जो होता है, उसमें ये सब बात एक रेगुलर बेसिस पर मेरा चलता रहता है। तो यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड है, जो ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है, जो अभी आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या क्या करने के लिए आ रहे हैं और क्या क्या इशू करके आया है DRH को, ठीक है। जैसे कन्वर्टर्स एग्रो लिमिटेड आ रहा है, लेकिन अभी भी डेट डिक्लेयर नहीं किया, बट इसका प्रोस्पेक्टस इशू हो गया। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, एकदम विजिट कर जाओगे डायरेक्टली सेबी के साइट। ये सेबी का साइट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें फाइलिंग करना पड़ता है। जब आप लोग आगे जाके काम करोगे ना, सेबी का काम भी मिलता है, मिलता मतलब बहुत है। एज ए CA में सेबी का भी बहुत अपॉर्चुनिटी है सर। जब आप कंपनी में काम करोगे, अगर आप बिग 4 में काम करते हो, वहां पर भी आपको मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा। तो आपको सेबी का काम मौका मिले तो आप इस फाइलिंग का काम कर पाओगे कि कैसे कंपनी को फाइलिंग किया जाता है, एकदम पूरा प्रोसेस होता है सर। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन इतना है कि अगर आप जान के जाओगे तो आपको बहुत फायदा है, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, देखो सर, यही तो पढ़ने का फायदा है। बिना पढ़ के जाओगे तो अगर फार्म के अंदर क्या काम हो रहा है पता नहीं चलेगा, है ना। पता चलेगा भी तो कोई आपको बताएगा नहीं डिटेल्स में, वहां पर बस ऊपर ऊपर में बात होता है। फार्म के अंदर जब काम होता है CA में फार्म में, वहां पर जिसको पता है वही काम कर पाएगा। मतलब एकदम हाथ पकड़ के कौन सिखाएगा सर? सीख के जाओ, काम करते करते एक्सपीरियंस गैदर करो और फिर एक एक्सपीरियंस बंदा बन जाओ, ठीक है। So meaning of red herring prospectus. The expression red herring prospectus means a prospectus which does not include complete particulars of the quantum of price of the securities included therein. Red herring prospectus is issued prior to the issue of prospectus. Normal prospectus issue करने से पहले red herring issue होता है। A company proposing to make an offer of securities may issue a red herring prospectus prior to the issue of normal prospectus. Filing with the register. A company proposing to issue a red herring prospectus shall file it with the register at least 3 days prior to the opening of the subscription list and the offer. कम से कम 3 दिन पहले देना पड़ता है, बट आजकल उससे काफी पहले हो जाता है। Obligation under red herring. Red herring prospectus shall carry the same obligation as are applicable to a prospectus, and any variation between the red herring prospectus and a prospectus shall be highlighted as variation of prospectus. Filing of red herring with SEBI. Upon the closing of the offer of securities under this section, the prospectus stating therein the total capital raised. अरे जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रहा था इतना देर से, कितना कैपिटल रेज करना है, क्या पैसा चाहिए, पैसा को लेके क्या करना है, बस यही सब है और कुछ नहीं, ठीक है। And there is another concept, abridged prospectus. The term abridged prospectus has been defined by section 2 subsection 1. According to it, abridged prospectus means a memorandum containing such salient features of a prospectus as may be specified by SEBI by making regulation in this behalf. In fact, abridged prospectus is a summarized form of actual prospectus. Actual prospectus का जो summarized formation होता है उसी को abridged prospectus कहते हैं। बस इतना याद रखो और कुछ नहीं है। Document or containing offer of securities for sale to be deemed prospectus.
मतलब कंपनी जब अपना ऑफर फॉर सेल करता है, ऑफर फॉर सेल इन द सेंस, अरे जो मैं आपको बोला ना कि कंपनी का जो पुराना शेयर होल्डर है, ठीक है, वो अपना डिटेल्स क्या कौन कितना होल्ड करके रखा है, ठीक है, उसका पूरा डिटेल्स होता है, ठीक है, उसको ऑफर फॉर सेल करते हैं। तो ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी डीम्ड इन द प्रॉस्पेक्टस, जैसे यहाँ पर आप देखो ना, जैसे देखो ये क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ द ऑफर फॉर सेल बाय सेलिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, ये देखो डिटेल्स ऑफ द ऑफर फॉर सेल बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड इन थाउजेंड्स, ठीक है, ये सब इन थाउजेंड्स में है, आप रीड करो। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस फॉर इक्विटी, कौन कितने दाम पे शेयर को एक्विज किया था उसका भी डेटा यहाँ पर, कोई 0.2 पैसे में किया था तो कोई 21 टका में किया था, ठीक है, स्टार्टिंग डे में किया होगा, आज वैल्यू हो चुका है बिजनेस का, ठीक है। तो ऑफर फॉर सेल के बारे में भी अगर कुछ डिटेल्स होता है तो उसे भी डीम प्रॉस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड किया है, सही है। तो बेसिकली साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ ए कंपनी और ए फार्म, अगर कोई कंपनी है या फार्म है तो उसे डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, सेक्शन 25 प्रोवाइड्स दैट a document by which offer of securities for sale to the public is made shall be deemed prospectus. The provision of section 25 are mentioned as well, ठीक है। तो documents which are to be deemed to be prospectus, जो document को deemed prospectus माना जाएगा, where company allots or agrees to allot any securities of the company with a view to or any of the securities being offered to sale of the public, any document by which the offer for sale, वही एक ही चीज बार बार बोलता है सब, ठीक है, एक ही बात, ठीक है, उसी को बेसिकली डीम प्रॉस्पेक्टस के अंदर काउंट किया जाता है। सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक, ठीक है, उसके बारे में भी बोला है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार पढ़ लो। फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इट शैल बी अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड द एविडेंस दैट एन अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉट, या तो अलॉटमेंट करेगा या तो एग्रीमेंट करेगा अलॉट करने के लिए, मतलब आपको शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, security was made with a view to securities being offered for sale to the public in it, if it is shown that an offer for securities or any of them for sale to the public was made within 6 months after the allotment, ठीक है, मतलब अलॉटमेंट करने के 6 महीने के अंदर आपको एक्चुअली दे देना चाहिए। तो उसका यहाँ पर बोला है सेक्शन 26 के तहत क्या क्या होता है, has the allotee sold share to public within 6 months, ठीक है, क्या allotee 6 महीने के अंदर पब्लिक को शेयर किया है, has the allotee sold share to public within 6 months, अगर यस है, अगर नो है, अगर 6 महीने के अंदर नहीं है तो नॉट ए डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, बट अगर यस है, हैज द allotee पेड फुल कंसीडरेशन टू द कंपनी बिफोर ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक, तो ये डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। मतलब देखो हैज द allotee मतलब जिसको अलॉट किया गया है, तो द allotee सोल्ड शेयर टू पब्लिक विद इन 6 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, अगर ना है तो डीम्ड नहीं, अगर यस है फिर सवाल होता है कि हैज द allotee पेड फुल कंसीडरेशन, मतलब पूरा अमाउंट पे कर दिया कंपनी को जो पे करना था टू ए कंपनी बिफोर ऑफर टू सेल टू पब्लिक, अगर वो पूरा पब्लिक को सेल करने से पहले पूरा अमाउंट पे कर दिया, अगर ये है तो भी डीम्ड नहीं, बट अगर पूरा अमाउंट पेमेंट नहीं हुआ तो उसको डीम्ड प्रॉस्पेक्टस मानेंगे, सिंपल बात। मतलब जिसको अलॉटमेंट मिला था वो अगर पब्लिक को शेयर सेल करने से पहले, ध्यान से सुनना, जिसको कंपनी का शेयर मिला था वो अगर पब्लिक को सेल करने से पहले 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, अगर उसने 6 महीने के अंदर उसको अलॉटमेंट करने के बाद वो पब्लिक को सेल कर रहा है, अगर 6 महीने के अंदर नहीं है तो नॉट ए डीम्ड, अगर यस है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है क्या पूरा कंसीडरेशन उसने पे कर दिया कंपनी का जो उसके पास शेयर होल्डिंग था पब्लिक को सेल करने से पहले, तो अगर पूरा पे कर दिया, अगर यस है तो भी नॉट ए डीम्ड, बट अगर पूरा पेमेंट नहीं हुआ है तो उसको डीम्ड प्रॉस्पेक्टस कहेंगे, ठीक है। तो ये सब डीम्ड प्रॉस्पेक्टस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको मिलेगा, ठीक है, आप लोग घर पे जब गो थ्रू करेंगे ना, आप एक बार जरूर अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। सेक्शन 28 ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर ऑफ द कंपनी, कुछ मेंबर के लिए सेक्शन 28 जो ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स के ऊपर बात होता है। ऑफर फॉर सेल क्या है मैं आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है, जो पुराना शेयर होल्डर होता है वो जब कंपनी का शेयर सेल करके निकलना चाहता है कंपनी से तो उसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं। तो सेक्शन 28 कंटेन्स द प्रोविजंस व्हिच रेगुलेट द ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जिसमें आपको रीड करना है offering of share to public by certain members permitted where certain members of a company propose in consultation with the board of directors to offer in accordance with the provisions of any law for the time being in force whole or part of their holding of shares, मतलब या तो पूरा शेयर सेल करके निकलना चाहेगा या फिर पार्ट, ठीक है, तो वो बताना पड़ेगा कि भाई मैं अपना पूरा शेयर छोड़ के जाना चाहता हूँ या फिर मैं कुछ पार्ट छोड़ के जाना चाहता हूँ, मतलब सेल करना चाहता हूँ,
ठीक है, मानो कोई कंपनी का 50% शेयर होल्ड करता है तो बोलता है कि मैं 50% में से 25% शेयर सेल कर दूंगा, बाकी 25% में होल्डिंग रखना चाहता हूँ। तो व्हाटएवर आप जो कुछ भी करोगे वो आपको बताना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ठीक है, तो बस यही बोले, डॉक्यूमेंट ऑफरिंग सेल टू पब्लिक इज डीम्ड टू बी अ प्रॉस्पेक्टस, कलेक्टिव ऑथराइजेशंस और रिइंबर्समेंट एक्सपेंसेस कंपनी टू कंपनी, वो भी डीम्ड प्रॉस्पेक्टस के अंदर काउंट किया जाएगा। एक बार गो थ्रू कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बता दूंगा सर। ठीक है, नेक्स्ट दिन मैं आपको सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी डील होता है, मतलब सिक्योरिटी का डीलिंग स्टॉक एक्सचेंज में कैसे होता है, कैसे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में फाइल किया जाता है सेक्शन 40 के तहत, ये सब डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ करूंगा। तब तक आप लोग क्या करोगे, जितना मैंने पढ़ाया उसको डिटेल्स में पढ़ो। ठीक है, जो मैंने नहीं पढ़ाया उसे भी गो थ्रू करना। ठीक है, जैसे मैं ऑफर फॉर सेल के बारे में डिटेल्स में नहीं बोला, गो थ्रू करके रखना, नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में समझा दूंगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है इतना मुझे बताओ। आज मेरी मेन फोकस था अलग अलग बेसिकली प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करना ही मेन फोकस था। नेक्स्ट क्लास में आपको स्टॉक एक्सचेंज में कैसे डील होता है उसके बारे में बात करूंगा। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी सारा पॉइंट है सर, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे सिक्योरिटी डील होता है। ठीक है, फिर अगर कुछ गड़बड़ होता है तो कंपनी में या फिर डिफॉल्टिंग ऑफिसर में फाइन कैसे लगता है। ठीक है, फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा डिबेंचर के केस में, शेयर के केस में क्या रूल्स रेगुलेशन है कमीशन का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर भी करना है सर। ठीक है, वो भी बताऊंगा। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, मतलब कंपनी जब शेयर अलॉट करता है तो उसके पीछे का क्या रूल्स रेगुलेशन है, बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का पूरा प्रोसेस बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा एक बात है सर, अच्छा अगर कुछ प्रॉस्पेक्टस में गलत लिख दिया कोई किसी ने तो उसको मिस स्टेटमेंट कहते हैं, और अगर मिस स्टेटमेंट होता है तो उसमें सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी लग जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या चार्जेस है, क्या पनिशमेंट है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है। बस आप लोगों से ही उम्मीद करूंगा कि आप लोग पुराना जो लेक्चर है उसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और आज तो मैं बेसिकली पुराना लेक्चर्स को ही बार बार बोला है ना, ज्यादा नया कुछ नहीं पढ़ाया एक्सेप्ट प्रोस्पेक्टस का टाइप को छोड़ के मैंने सारा चीज पुराना चीजें कॉन्सेप्ट को ही मतलब बेसिकली रिवाइज करवाया। तो जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है, एक बार रिवाइज कर लो, या फिर एक बार भी नहीं हुआ तो बैकअप कर लो। ठीक है, उसके बाद जो आज का टॉपिक है उसको कवर कर लो, गो थ्रू करो। नोट्स किसी के पास नहीं है तो मुझे बताओ, मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बस रेडी करते रहो सेल प्रोस्पेक्टस को। और जिन लोगों का कंपनी लॉ का बेसिक्स नहीं हुआ है बाकी है, तो एक बार मेरे से कंपनी लॉ का सारा बेसिक का बैकअप मैं उनको शेयर करता हूँ, वो बेसिक एक बार कंप्लीट करें। बिकॉज कोई भी एडवांस टॉपिक क्लियरली समझने के लिए कंपनी का बेसिक क्लियर रहना बहुत जरूरी है। 8-10 लेक्चर है, अगर 2-4 दिन करोगे तो पूरा हो जाएगा कंपनी लॉ। ठीक है, मतलब बेसिक रेडी हो जाएगा। बोलो सर, समझ में आया? क्लास समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग हो रहा है? हाँ सर। नील, संपल, शालिनी, सोनी, हाँ, सोनी समझ में आया आपको? Yes, सर sir. आ रहा है। विश्वजीत क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, ओके सोनी, मैं तुमको बैकअप दे देता हूँ। ठीक है, तुम एक बार उसको कंप्लीट करो, फिर आगे आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके सर, चलो फिर आज इतना ही है। आई बाय थिंक सर। इसके बाद हम लोग दिवाली काली पूजा के बाद ही मिलेंगे, मतलब मोस्ट प्रोबब्ली रविवार तो छुट्टी रहेगा ही, सोम मंगल मोस्ट प्रोबब्ली छठ छुट्टी बाद रह सकता है। छठ बाद नहीं, छठ कब है? 31 को खत्म। 31 को खत्म, तो उतना दिन थोड़ी ना यस क्लास लो। सर क्लास बीच में सिर्फ दिवाली में छुट्टी रहेगा, लाइक 23-24। छठ में कितना दिन? छठ में 9 छुट्टी 2 दिन 24 और 25 छुट्टी रहेगा सर दिवाली। ठीक है, वो भी दिवाली के दिन देखूंगा। 24-25 मुझे पता है कि सब छुट्टी का मूड में रहेगा, बस और कुछ कोई छुट्टी नहीं हो। ठीक है, और छठ में देखूंगा। छठ ऐसे संडे नहीं गिरा है क्या छठ में? सर 30 को है। 30 को है ना, तब तो अच्छा है, बस वही एक छुट्टी। सर वेस्ट बंगाल में छठ का छुट्टी नहीं होता है। सर एक दिन मंडे को एक दिन छुट्टी दे दीजिए। अच्छा ठीक है, छठाने दे। यस सर। ठीक है सर, चलो टाटा। बाय बाय सर। सर। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। Yes. ओके ज्योति।